आप सबका स्वागत है। और जैसा आप परिचित हैं, हम लोग बात करेंगे भारतीय समाज से जो प्रश्न आए थे पेपर 1 में 2022 की मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 1 में जो सवाल रहे, उनके बारे में क्या उनका दृष्टिकोण रहा, कैसे क्वेश्चंस थे उनका, अगर हम ये देखेंगे कितने आसान या कितने मुश्किल, उसको भी थोड़ा समझेंगे। पर एक दो बातें यहाँ पर स्वाभाविक रूप से पहले कहना ज़रूरी होता है, जो भी लोग सुन रहे हैं, ताकि वो इस विमर्श से कुछ और भी साथ में अपने ले सकें, न सिर्फ डिस्कशन में कि क्या क्वेश्चन था, बल्कि साथ ही कुछ और भी लाभ उनको मिल सके। एक बात जो आपको अपने प्रिपरेशन में ध्यान रखनी चाहिए, जो एक बार फिर स्थापित हो रही है, कि जो पेपर 1 है जीएस का, अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करें तो ये स्वभावतः आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा लेंदी पेपर हो जाता है। हर वर्ष इसकी स्थिति ये रही है कि थोड़ा लेंदी पेपर होता है। बहुत सारे आप देख रहे हो कि इतिहास के प्रश्न भी, अपने इतिहास के क्वेश्चन करे भी, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, इस तरह के सवाल जो है वो कहीं ना कहीं इस पेपर को बहुत लेंदी बनाते हैं। और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि रणनीतिक रूप से एक आपके पास ऐसी टॉपिक भी होने चाहिए। जैसे भारतीय समाज के जो वहाँ पे सवाल आते हैं, जैसे इस बार 5 क्वेश्चन अगर हम कहें भारतीय समाज से था, औसतन हर वर्ष हम देखते हैं 5 से 6 क्वेश्चन भारतीय समाज के होते हैं। तो अगर हम उन क्वेश्चंस को देखें जो 5-6 क्वेश्चन भारतीय समाज के हैं, तो ये कहा जा सकता है आसानी से कि ये क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं एक जिसको ना राहत देना, कि हाँ भाई, जब इतने सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी बातें आपको वहाँ पे ध्यान रखनी होंगी उन सवालों के जवाब देने के लिए। क्योंकि देखिए, सवाल जब पूछा जा चुका है, आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ चुके हैं, आपके पास तमाम स्रोत हैं, तब ये कहना बहुत सहज हो जाता है कि ये सवाल में ये था, इस सवाल में वो था। वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में उस प्रेशर के अंदर 7 मिनट में आपको सोचना भी है, लिखना भी है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास कुछ ऐसे सवाल या कुछ ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जहाँ पर आप थोड़ा कम इनपुट देकर भी, थोड़ा कम आप कह सकते हैं कि उसमें अगर आपने थोड़ा कम भी पढ़ा है तो भी आप उसका जवाब दे पाएँ। ये काम आपको भारतीय समाज के क्वेश्चन करते हैं। ये हर वर्ष आप दिखाई पड़ता है कि भारतीय समाज के क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा लाभ पहुँचाते दिखाई पड़ते हैं। कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा मैं 2-4 मिनट आपसे बात करूंगा, फिर आगे आएंगे और देखेंगे क्वेश्चंस क्या क्या थे। कैसे ये भारतीय समाज के क्वेश्चन आपको पेपर 1 में, एक तरह से मैं कहूँ तो वो जो राहत वाला हिसाब किताब है कि जब हर एक बाकी टॉपिक्स में बहुत सारा फैक्ट्स, बहुत सारा डिटेल, बहुत सारी चीज़ें जो उस समय नहीं ध्यान आती वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में, ऐसे में भारतीय समाज कैसे सहयोगी होता है। एक तो ये कि वो जो भी ताना बाना पूछेंगे उसका एक, मान लीजिए कोई भी सवाल पूछा गया तो जाहिर सी बात है उसके प्रभाव, जब आपसे पूछा जाए कि किसी भी चीज़ का प्रभाव बताइए, तो बहुत आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जानते हो कि जब भी किसी चीज़ का प्रभाव पूछा जाना है तो प्रभाव के 2 सीधे सीधे घटक होंगे। एक तो कुछ सकारात्मक होगा, कुछ नकारात्मक होगा, कुछ ऐसा होगा जो प्रत्यक्ष होगा, दिख रहा होगा, जिसको आप कह सकते हो मैनिफेस्ट है, कुछ ऐसा है जो दिख नहीं रहा होगा, वो ऐसे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, या जिसको आप कह सकते हो कि परोक्ष है या प्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं पड़ रहा, परंतु वो भी एक प्रभाव क्रिएट करता है। हर साल आप देखते हो इस चीज का क्या प्रभाव है, इसका क्या प्रभाव रहा है, ऐसे आपको 1-2 सवाल मिलते हैं। तो कम से कम आपको ये पता है कि हाँ, जब भी प्रभाव की बात करनी है, थोड़ी सकारात्मक, थोड़ी नकारात्मक, थोड़ा प्रत्यक्ष, थोड़ा परोक्ष, और अपने निजी अनुभव का भी यहाँ इस्तेमाल कर पाते हो। जैसे मान लीजिए आपसे कुछ भी सवाल पूछा जा रहा है कि इस चीज़ का समाज पर क्या प्रभाव, तो आपके निजी अनुभव भी वहाँ थोड़े काम आते हैं, जब आप उसको ठीक ठीक से वर्गीकृत कर पाते हो कि सकारात्मक प्रभाव क्या, नकारात्मक प्रभाव क्या, प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है, परोक्ष प्रभाव क्या है, इत्यादि इत्यादि। एक बात। दूसरी बात ये कि जो भारतीय समाज से सवाल होते हैं, इन सवालों में आपके पास अक्सर संभावना होती है कि जो शब्द दिया गया उसको परिभाषित करें पहले, और वहां पर आपके पास एक मानक, जैसे मान लीजिए सेकुलरिज्म पर हम अगर बात करें, धर्मनिरपेक्षता पर, तो धर्मनिरपेक्षता पर जो सवाल है
वो सवाल कहीं ना कहीं आपको कम से कम एक हिस्सा तो सवाल का मिल ही रहा है कि आप धर्मनिरपेक्षता को जानते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप देखें कि उसमें और कौन कौन सी बातें, या मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण की बात हो, तो आपके पास एक परिभाषा तो वही है। तो वो कहीं ना कहीं भारतीय समाज के प्रश्नों में आपके अंकों की संभावना को बढ़ाते हैं। तो परिभाषाएं आपको मिल जाती हैं, आप प्रभाव की बात कर सकते हो। अक्सर आप देखोगे कि तमाम चीजों में तमाम नीतियां हो सकती हैं, कोई एक मंत्रालय इत्यादि हो सकता है जो उससे जुड़ा हुआ हो, कुछ एक फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हो सकते हैं, और इसके अलावा कई बार आप जो संवैधानिक चीजें हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय समाज के हितार्थ बनाई गई, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप भारतीय समाज की तैयारी करें, यहाँ हालांकि हम बात तो आज कर रहे हैं क्या प्रश्न आए थे और क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, लेकिन मैं अपने जो यहाँ पर सुनने वाले उनको चाहूंगा कि थोड़ा सा वो अपने आप को इस बात के लिए प्रिपेयर करें अगले सालों में जो लोग इम्तिहान देने वाले हैं, कि उन्हें एक ये ताना बाना दिमाग में रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं फिर कहूंगा, क्लास के बाहर, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर स्रोतों की उपलब्धता में चीजों को समझ पाना और एग्जामिनेशन परिसर के अंदर उस 7 मिनट में सोचना और लिखना, ये दोनों बिल्कुल ही अलग प्रक्रिया है। और आप जांचे जाएंगे उस दूसरे वाले पर, ना कि पहले वाले पर, कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उस दिए गए प्रेशर में 7-8 मिनट में कितना अच्छा लिख पाते हैं। तो कुछ एक आपके अंदर मानक होने चाहिए, कुछ एसओपी जिसको बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कुछ एक मानक आपके दिमाग में होने चाहिए। उसमें एक तो ये कि ज्यादातर प्रश्नों में आप देखते हो कुछ ना कुछ प्रभाव पूछा गया होता है, तो सकारात्मक नकारात्मक सोचिए, प्रत्यक्ष परोक्ष सोचिए, कुछ नीतियां होंगी, कोई डीपीएसपी होगा, कोई एसडीजी होगा, कोई सतत विकास लक्ष्य हो सकता है, कोई जो है बड़ी नीति हो सकती है उस दिशा में, कुछ जो है कोई बड़ी रिपोर्ट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप, ये तो आपके पास पहले से उपलब्ध होता है क्योंकि आप तैयारी में इसको पढ़ रहे होते हो। उसके बाद उस क्वेश्चन को एक आपको लीड मिल जाती है कि अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा जाएगा। क्योंकि सवाल वही होता है कि उन 7 मिनट में हम क्या क्या चीजें लिखने वाले हैं, कैसे उसको समझेंगे, उसका क्या दृष्टिकोण होगा, इत्यादि इत्यादि। तो जो है इस लिहाज से हमेशा कहा जाता है, आप जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की अगर आप देखोगे, और आई एम श्योर इस बार भी जो रिजल्ट आएगा कमोबेश वैसे ही दिखेगा, कि आप देखोगे कि पेपर 1 में उनके औसतन नंबर कम रहते हैं तुलना में पेपर 2, 3, 4 के, और पेपर 1 में वो भारतीय समाज को एक कहीं शील्ड की तरह देखते हैं कि हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक हो सकता है जहां पर हम, चूंकि ओपन एंडेड है, सवाल कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, पर जो भी पूछते हैं उसमें आपके व्यक्तिगत अनुभव भी थोड़ा सहयोगी होते हैं। अगर आपने आसपास में देखा है क्या चीजें हो रही हैं, और अगर आपके पास ये मानक है कि जो भी लिखना है उसमें कुछ नीतियां, कुछ एसडीजी, कुछ परिभाषाएं, अगर उससे जुड़ी हुई कोई बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, इत्यादि इत्यादि। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं अभी सवाल करूंगा तो मैं दोनों पक्ष बताऊंगा कि अगर मैं एक एकेडमिक की हैसियत से बोलूं, ये एक इंप्रेशन मैनेजमेंट की हैसियत से बोलूं, तो उसमें 20 बातें हो सकती हैं कि देखिए सवाल में ये भी था, इस सवाल में ये भी था, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में वो कैसे काम करेगा, वहां पर आप जब आपके लिए बिल्कुल नया सवाल है, तब आप उसको कैसे डील करेंगे, मेरा ध्यान उस तरफ भी होगा, क्योंकि वो शायद ज्यादा सहयोगी होगा आपको। कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आपको बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं पता है इसके बारे में कुछ, तब आप उसको कैसे डील करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं चाहूंगा, तो मैं फिर कहूंगा कि आपके पास कुछ एसडीजी दिमाग में होने चाहिए, सतत विकास लक्ष्य, आपके पास कुछ डीपीएसपी दिमाग में होने चाहिए जो समाज के विकास से जुड़े हुए हैं, आपके पास कुछ मुख्य मंत्रालय जो है उनकी जो नीतियां हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और सामान्यतः जो आप अपने सिलेबस में पढ़ रहे होते हो कि हाँ, चाहे वो जनजातियों का मुद्दा हो, चाहे वो कास्ट की बात हो, धर्म की बात हो, क्षेत्रवाद हो, ये सब तो आप रूटीन अपने क्लासेस में पढ़ रहे हो। तो इस बात के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो शायद ज्यादा ठीक रहेगा। तो मैं दोनों ही बातें आपको कहूंगा। पहले तो हम बताएंगे एकेडमिक सेंस में कि ये सवाल क्या था, महत्व क्या था, क्या हुआ था, इत्यादि इत्यादि, और फिर देखेंगे कि अगर आप एग्जामिनेशन परिसर में हो और आपके लिए बिल्कुल नया सवाल होता तो इसको कैसे डील किया जाता, उसका एंकर क्या हो सकता था। पहला सवाल जो है यहां पर वो ये है कि पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन करें। Explore and evaluate the impact of work from home on family relationships. असर की छानबीन तथा मूल्यांकन कह रहे हैं, छानबीन भी करने की बात हो रही है। देखिए, सवाल पढ़ना भी अपने आप में एक आर्ट है और इसीलिए बहुत जरूरी है। एक अक्सर गलती होती है कि जब हम वहां एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं और क्वेश्चन देखते हैं और अगर हमें थोड़ा उसके बारे में पता होता है तो हम सोचते हैं बस ये टॉपिक हमें पता नहीं, सवाल क्या पूछ रहा उस पर ध्यान दें।
सिर्फ इस बात पे नहीं कि अच्छा हाँ ठीक है ना, हमें वर्क फ्रॉम होम के बारे में पता है तो हम इस पे लिखेंगे। सवाल अगर आप ध्यान से देखें और अ, अगर जब आप एग्जामिनेशन में करें तो ये किया जाना चाहिए कि यहीं पर आपके दिमाग में बन जाना चाहिए वर्क फ्रॉम होम और फैमिली रिलेशनशिप की बात हो रही है, मतलब परिवार का संबंध या परिवारों के बारे में जो है, जिसको आप बोल सकते हो पारिवारिक संबंध, कि पारिवारिक संबंध बनाम वर्क फ्रॉम होम क्या है। सवाल यह पूछ रहा है कि वर्क फ्रॉम होम और पारिवारिक संबंध के बीच में क्या बातें हैं। नेचुरल है, स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई हैं इसमें। अब देखिए, मैं पहले एकेडमिक वर्जन बताता हूं आपको, उसके बाद फिर आएंगे और बात करेंगे कि यह सवाल क्यों पूछा गया। अगर मुझे एक शुद्ध एकेडमिक के लिहाज से बोलूं तो पिछले जब से हमने सबने देखा कि कोविड में वर्क फ्रॉम होम एक अनिवार्यता बनी। अनिवार्यता इस तरह से क्योंकि जाहिर सी बात है लॉकडाउन की स्थिति थी और तमाम एमएनसीज ने, तमाम संस्थाओं ने वर्क फ्रॉम होम को एक तरह से प्रोत्साहित किया था, जहां पर उनके जो भी कार्मिक हैं, उनके जो लोग एम्प्लॉइज हैं, वो घर पे काम कर सकते, उनको आवश्यक जो भी अवसंरचना है वो उपलब्ध कराई गई ताकि वो घर से काम कर सकें। ये सब हम परिचित हैं। पर जब कोविड अनलॉकिंग शुरू हुई तब एक विवाद शुरू हुआ कि क्या वर्क फ्रॉम होम हमेशा के लिए हो सकता है। मैं भी कह रहा हूं कि अभी मैं पहले 5 मिनट शुद्ध एकेडमिक बातें करूंगा जो आपको सुनने में बड़े अच्छे लगेंगे, अच्छा इसलिए सवाल पूछा गया होगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में वो काम नहीं आता। एग्जामिनेशन हॉल में कुछ और चीजें काम आएंगी। तो वर्क फ्रॉम होम को लेकर अगर आप जानते हो तो बड़ा डिबेट इन्फोसिस से शुरू हुआ था। इन्फोसिस जैसे संस्था ने कहना शुरू किया था कि हम शायद इस मॉडल पर पूरे चले जाएंगे वर्क फ्रॉम होम पर शुरुआत में। फिर उन्होंने 360 डिग्री टर्न लिया और कहा नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे, मतलब कुछ समय वर्क फ्रॉम होम और कुछ समय जो है वो ऑफिस में आके काम करें। कारण इतना था, वर्क फ्रॉम होम को कुछ एक मल्टीनेशनल ने इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि उससे उनकी जो ऑफिस कॉस्ट है या जो और तमाम वो सुविधाएं देते हैं आवागमन की, ट्रैफिक, उन सब में उनकी कहीं ना कहीं जो उनका कीमत थी, जो उनकी लागत थी, वो कम हुई। तो एमएनसीज के लिए फायदे का सौदा था कि अगर वो वर्क फ्रॉम होम करें तो, क्योंकि वो ऑफिस में भी आके लैपटॉप पे ही काम करते हैं, वहां भी लैपटॉप पे काम करेंगे। जाहिर सी बात है ऑफिस के जो खर्चे हैं, जो ट्रैफिक का खर्चा उनके लिए, लॉजिस्टिक्स का खर्चा, आवागमन का खर्चा, वो बचता था। तो एक डिबेट शुरू हुई। अगर हम बात करें 2021 के जून जुलाई के आसपास काफी त्वरित हुई थी डिबेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि वर्क फ्रॉम होम का फ्यूचर क्या है। उस समय ये बातें शुरू हुई कि वर्क फ्रॉम होम का व्यक्ति पर क्या प्रभाव है, परिवार पर क्या प्रभाव है, संस्था पर क्या प्रभाव है। 3 चीजें देखी गई, व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, परिवार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और संस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, संस्था के लिए वो किस हद तक लाभकारी या नकारात्मक है। अब इस तीनों बातों का एक हिस्सा उन्होंने पूछा है आपसे। तो सवाल व्यवहारिक है कि जो है कैसे वर्क फ्रॉम होम पारिवारिक संबंधों को प्रभावित कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप प्रभाव देखें किसी चीज का तो उसमें सकारात्मक भी होगा, उसमें नकारात्मक भी होगा, उसमें प्रत्यक्ष भी होगा, उसमें परोक्ष भी होगा। प्रत्यक्ष प्रभाव का मतलब होता है जो दिख रहा है सामने सामने कि हाँ ये चीजें हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें परिवार में लोगों को एक दूसरे के लिए टाइम का बढ़ना, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि हाँ सकारात्मक। टाइम का बढ़ना एक प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव कहा जाएगा। साथ ही पर्यावरण पर जो नकारात्मक प्रभाव जो है आवागमन और ट्रैफिक की वजह से होता है, वो एक परोक्ष सकारात्मक प्रभाव कह सकते हैं आप। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो ये तो थ्योरेटिकल बात हुई कि अब वहां एग्जामिनेशन हॉल में क्या आप इतना सोच पाएंगे। जिसने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े होंगे 2021 में जून जुलाई में बहुत सारे आर्टिकल्स बहुत सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स में आए थे, तो अगर पढ़ा होगा तो शायद वहां से वो सोच पाए। नहीं पढ़ा होगा तो भी ये सवाल इस तरह से डील किया जा सकता था कि सीधा सीधा वो पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि वर्क फ्रॉम होम का पारिवारिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो पहले तो आप देखेंगे सकारात्मक प्रभाव क्या है, नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि अब इस तरह के सवाल में एक गुंजाइश तो आपको सीधे सीधे मिलती है, पहले आप वर्क फ्रॉम होम को परिभाषित करें कि वर्क फ्रॉम होम होता क्या है। तो आप जानते हो वर्क फ्रॉम होम का आशय क्या है कि जब संस्था द्वारा ये सुविधाएं दी जाती हैं कि कार्मिक जो है वो घर से अपना काम कर सकें। हालांकि अब वर्क फ्रॉम होम से वर्क फ्रॉम एनीवेयर का भी कंसेप्ट आया कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि।
आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। साथ ही जो है यहाँ पर हाइब्रिड परिकल्पना भी आई। तो आपको जब वर्क फ्रॉम होम की परिभाषा दें तो उसमें बताएं वर्क फ्रॉम होम क्या होता है। तो यहाँ कोशिश वही की गई। देखिए, मैं एक बात आपको और बता दूं यहाँ पर कि जो हम लोगों ने यहाँ आंसर दिया हुआ है, हम ये क्लेम नहीं कर रहे कि यही आंसर है, सिर्फ ये एक अप्रोच आंसर है कि ऐसा आंसर दिया जाना चाहिए। ये एक आपको मोटा मोटा ताना बाना बता सकता है कि आपको इस तरह के आंसर दिए जाने चाहिए, ऐसे आपको आंसर देना चाहिए। तो क्वेश्चन जब आपसे पूछ रहा है वर्क फ्रॉम होम, और पारिवारिक संबंधों के बीच में, तो आप बताएं यहां पर कि क्या सकारात्मक संबंध इसमें लाभ थे और क्या नकारात्मक लाभ थे। पहले आप बताएंगे कि वर्क फ्रॉम होम को परिभाषित कीजिए कि वर्क फ्रॉम होता क्या है इसके बारे में, और इसमें जरूर आप बात करें हाइब्रिड मॉडल की भी, जो वर्क फ्रॉम होम का ही एक तरह से कहें परिष्कृत रूप दिखाई पड़ता है। फिर आप बताएं पारिवारिक संबंधों में सकारात्मक प्रभाव। सबसे बड़ा जो सकारात्मक प्रभाव ये है कि आपके पास चूंकि ट्रैफिक वगैरह का जो आवागमन में समय लगता था वो बचा, तो आप एक दूसरे को परिवार में ज्यादा समय दे पा रहे हैं। विशेषकर जो लोग डुअल करियर फैमिलीज में थे, जहां पर पति पत्नी दोनों काम करते हैं, उनको समय ज्यादा मिला। साथ ही अगर कोई दूर किसी और दूसरे शहर में काम करता है, वहां पर परिवारों को साथ रहने का समय मिला। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हो कि सकारात्मक स्तर पर उस जो है परिवारों को एक दूसरे के प्रति जो है समय का मिलना, कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव, क्योंकि जो आवागमन से जुड़ी चुनौतियां हैं वो कम हुई। इसके अलावा जो है पारिवारिक संबंधों में आप कह सकते हो कि एक चूंकि दौर था बीमारी का, तो वहां पर एक परस्पर जो जुड़ाव सभी सदस्यों के बीच में आया, उसने कहीं ना कहीं एक नए तरह के परिवार को जन्म दिया, जहां पर हम डिजिटल माध्यमों से जुड़ते हुए, इसको न्यू फैमिली भी कहा जा रहा है आजकल, डिजिटल माध्यमों से जुड़ते हुए हम सब, अगर मैं इसको एक एग्जांपल के तौर में कहूं तो जैसे आजकल अब देख रहे हो कि सभी फैमिली ग्रुप्स बन रहे हैं, सब एक दूसरे से स्टेटस शेयर कर रहे हैं वहां पर, तो वो कहीं ना कहीं समय की उपलब्धता ने एक जो नए परिवार हैं, नए संयुक्त परिवार हैं, उनको और ज्यादा प्रेरित किया। तो सकारात्मक पक्षों में तो आप इसकी बात कर सकते हैं। अब देखिए, ये ओपन एंडेड सवाल है, मैं फिर कहूंगा इसमें कुछ और किसी और के दिमाग में कोई और सकारात्मक बात आ सकती थी, पर हाँ ये जरूर होना चाहिए कि आपके पास कम से कम कुछ मुख्य बातें आप सकारात्मक स्तर पे करें। तो यहां पर हम लोगों ने जो आपको आंसर दिया उसमें वही बात कहने की कोशिश की है कि वर्क फ्रॉम होम, पहले परिभाषित करिए कि वर्क फ्रॉम होम होता क्या है और कैसे कोविड में आया था। इसके बाद पारिवारिक संबंधों में कैसे, अगर आप यात्रा वगैरह नहीं कर रहे हैं तो समय बेहतर मिल रहा है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर हो रहा है, जिन दंपतियों को दूर रहना पड़ रहा था उनकी समस्या कहीं ना कहीं बची है, और अपना परिवार को अधिक समय देने से अभिभावकों, बच्चों के बीच में या परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में जो है संबंध और बेहतर हुए। इसको न्यू फैमिली कहा जा रहा है कि एक नई तरह की फैमिली जहां पर अब वो डिजिटल स्रोतों के माध्यम से भी एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। नकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्क फ्रॉम होम का एक सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव यह है कि अनुशासनहीनता थोड़ी बढ़ी है। ये देखा गया अनुशासनहीनता का बढ़ना, और थोड़ा सा जो है एक अनिश्चितता बढ़ती है। जब आप एक किसी संस्थान में काम करते हैं, किसी एक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो आपकी उत्पादकता भी अधिक होती है, पर अगर उत्पादकता कम होती है तो कहीं ना कहीं आपको अनिश्चितता, व्याकुलता बढ़ती है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव दिखाई पड़ा कुछ जो है, और उसका सीधा सीधा प्रभाव पारिवारिक संबंधों पर भी दिखता है। तो कार्यस्थल से संबंधित जो भी नकारात्मक प्रभाव पड़े, चाहे अनुशासनहीनता की वजह से बड़ी व्याकुलता हो, चाहे आप कह सकते हैं कि अनिश्चितता की वजह से बड़ी व्याकुलता हो, उन सब के चलते कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ा। तो यहां पर आप वैसा कुछ बता सकते थे। इसके अलावा जो है वर्क फ्रॉम होम ने कहीं ना कहीं जो तमाम संस्थानों में एक जो चयन की प्रक्रिया होती है, उनके जो प्रमोशन की प्रक्रिया होती है, उसको भी बाधित किया, क्योंकि उसके जो स्पष्ट मानक होने चाहिए थे वो मानक कहीं ना कहीं धूमिल हुए। तो आप नकारात्मक स्तर पर आप ऐसा भी कहते हैं कि जो काम से संबंधित अनिश्चितता, अगर देखिए अलग अलग तरीके से उस बात को कहा जा सकता है, लेकिन मर्म यही है कि जो काम के संबंध में जो अनिश्चितताएं आई, मानसिक स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, उसका पारिवारिक जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एक और पक्ष भी है यहाँ का, अगर मैं यहाँ पे, अब देखिए
अगर किसी को वहां पे याद आ गया हो एग्जामिनेशन हॉल में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो संयुक्त राष्ट्र ने यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया था, बहुत काफी चर्चित रहा, जिसको बोला गया हिडन एपिडेमिक। हिडन एपिडेमिक एक तरह से एक और बीमारी हुई जिसको हम, जो छुपी हुई थी, जिसको हम देख नहीं पा रहे थे, इसको हिडन या एक तरह से छुपी हुई महामारी के रूप में देखा गया। और वो ये था कि वर्क फ्रॉम होम के चलते पूरे विश्व में, और इंडिया भी उससे अलग नहीं था, पूरे विश्व में महिलाओं पर घरेलू अत्याचार की संख्या बढ़ी है, उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। तो एक ये, इसको बाकायदा संयुक्त राष्ट्र और वुमेन, आप जानते हो कि संयुक्त राष्ट्र की एक उप संस्था है यूनाइटेड नेशन वुमेन, उसने इसको बाकायदा एक शब्द दिया हिडन एपिडेमिक का। अब ये वहां पर याद आ भी सकता था, नहीं भी आ सकता था। यही शायद खूबसूरती होती है दिमाग की, कि जब आप चीजों को क्रमबद्ध तरीके से सोचते हो तो आपको वहां पर चीजें याद आने लगती हैं। तो जब आप नकारात्मक प्रभाव में देखें, देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको समझना भारतीय समाज में और आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि नकारात्मक प्रभाव किसी भी चीज के हमेशा उस पक्ष पर ज्यादा पड़ेंगे जो कमजोर होगा, सकारात्मक प्रभाव हमेशा उस पक्ष पर ज्यादा होंगे जो उस स्थिति में मजबूत होगा। तो आप नकारात्मक प्रभाव में देखें तो महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव, बच्चों पर, क्योंकि जो मानसिक आप कह सकते हैं व्याकुलता रही, उसका बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ा, कि जो है बच्चे कहीं ना कहीं उसकी कीमत चुका रहे थे। एक बड़ा बाकायदा बहुत चर्चित आर्टिकल भी है स्केप गोट का कंसेप्ट, स्केप गोट रीविजिटेड। अब देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि एकेडमिक रूप से बाहर बोलना ऐसा बहुत आसान है कि ये भी था, वहां एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखना होगा कि कितनी बातें आपको ध्यान में आती हैं। एक बहुत फेमस थ्योरी है सोशियोलॉजी में स्केप गोट की, कि बच्चे कैसे बलि का बकरा बन जाते हैं घर में, उसको दोबारा कहा गया स्केप गोट रीविजिटेड, कि कोविड में दोबारा बात आ गई क्योंकि बच्चे भी घर में रह रहे हैं, पेरेंट्स भी घर में रह रहे हैं, और बच्चों का अपना एक स्ट्रेस है, स्कूल नहीं जा रहे हैं और तमाम और असुविधाएं हैं, उसमें बच्चे और बलि का बकरा बने, ऐसा दिखाई पड़ा। तो जब भी आप नकारात्मक पक्ष देखें तो वो आपको देखना होगा कमजोर के लिहाज से। तो यहां पर इसको ये आपको पता होना चाहिए था, I'm sure अधिकांश लोगों को जो मुझे सुन रहे हो परिचित रहे होंगे इस बात से, कि हिडन एपिडेमिक नाम का एक पूरा 2021 में पूरी सीरीज संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आई थी, यूनाइटेड नेशन एंड वुमेन की तरफ से, कि कैसे इस कोविड महामारी में जो एक तरह से छुपी हुई महामारी के रूप में बात दिखाई पड़ी, कि घरेलू हिंसा बढ़ी है और महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर शायद प्रेशर, काम का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से और कारणों की वजह से महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जो निसंदेह पारिवारिक संबंधों को फिर आगे विघटित कर सकता है या उस पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो आपको यहां पर ये सारी बात बतानी थी। तो अगर देखें मोटा मोटा पूरा सवाल 3 हिस्से में दिखाई पड़ता है। पहले बताएं वर्क फ्रॉम होम क्या है, फिर बताएं सकारात्मक प्रभाव क्या है, फिर बताएं नकारात्मक प्रभाव क्या है, और फिर एक कंक्लूजन आप दें कि वर्क फ्रॉम होम के बजाय हाइब्रिड मॉडल की तरफ हमें जाना चाहिए, जहां पर दोनों ही विकल्प अब धीरे धीरे उपलब्ध हों। तो ये तो बात रही कि आपको कैसे क्वेश्चन करना है, क्या नहीं। अब आते हैं अगर हम कि एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए मान लीजिए बिल्कुल नया क्वेश्चन होता, आपको कुछ नहीं पता था, फिर भी आपको अपने अपने निजी अनुभव यहां काम आ सकते हैं। आपने भी देखा होगा वर्क फ्रॉम होम की अपनी चुनौतियां, अपने घरों में देखा होगा आसपास में, तो वहां पर आपको कोशिश ऐसे क्वेश्चन नहीं करनी चाहिए कि आप पहले जो मुख्य बातें वो तो परिभाषित कर दीजिए, क्वेश्चन के घटक को ठीक ठीक समझिए। क्वेश्चन वर्क फ्रॉम होम और पारिवारिक संबंध को पूछ रहा है, वर्क फ्रॉम होम का समाज पर, वर्क फ्रॉम होम का संस्थाओं पर, ये नहीं। तो आप उसी बात पर फोकस्ड रहें। आप बताएं वर्क फ्रॉम होम क्या, आप बताएं, आपके अपने अनुभव भी यहां पे लिखे जा सकते थे, जो भी उसको थोड़ा शब्दों में रखते हुए कि हाँ भाई सकारात्मक प्रभाव ये, नकारात्मक ये है। अब किसी को हिडन हंगर या हिडन एपिडेमिक याद रहा कि नहीं रहा, किसी को ये स्केप गोट रीविजिटेड याद रहा कि नहीं रहा, ये एक अलग विषय है। अगर याद रहा तो निसंदेह आप उसको वहां जोड़ सकते थे। पर ऐसे सवालों में जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर 1 चूंकि बहुत ओपन एंडेड हो जाता है, बहुत फैक्चुअल हो जाता है एक तरीके से, तो वहां पर ऐसे सवाल थोड़ा राहत वाले होते हैं, जहां पर आपको बहुत कुछ पहले से पढ़ ना भी पता हो तो भी आप एक बढ़िया आंसर लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन। अगर अगले क्वेश्चन पे बढ़े हम,
तो यहां वही सारी बातें लिखी गई। एक यहां पर एक कंसेप्ट और दिया गया है कि इन मॉडल को सफल बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है वर्क फ्रॉम होम मॉडल को। अब वर्क फ्रॉम होम मॉडल में आपको थोड़ा सा इस नए परिवेश में और नए शोध करने होंगे, देखना होगा कि हम कैसे बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स और टास्क मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। एक चीज यहां पर मुझे लगता है, हो सकता है किसी विद्यार्थी ने मून लाइटिंग जैसा चीजें भी लिखी हों, क्योंकि काफी चर्चा में था मून लाइटिंग। वर्क फ्रॉम होम को खत्म करने में मून लाइटिंग का भी बड़ा सहयोग है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हमने देखा कि बहुत सारे बड़े एमएनसीज के लोग और जगहों पर भी काम करने लगे, जिसको आप मून लाइटिंग बोलते हो आजकल। देखिए ये सारी चीजें, जैसे पिछले साल अगर आपको याद हो तो गिग अर्थव्यवस्था पे पूछा था उन्होंने कि गिग कैसे है। वर्क फ्रॉम होम अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए जो है सकारात्मक हो सकता था। तो वो सब डायमेंशंस भी कोई सोच सकता है। हाँ, इसलिए मैंने पता ना कि बहुत ओपन एंडेड होगा। यहाँ पर आंसर इस बात पे दिए देखे जाएंगे कि आपने परिभाषा दी है कि नहीं, उन सभी डायमेंशन में सोचने की कोशिश की है कि नहीं। तो ये जो है, अगर हम बात करें, किसी ने मून लाइटिंग लिखा है, हो सकता है में से किसी ने मून लाइटिंग के बारे में लिखा हो सकता है किसी ने उसको थोड़ा सा गिग वर्किंग के संदर्भ में भी देखते हुए देखा हो कि वर्क फ्रॉम होम से गिग वर्किंग बढ़ी है, जिससे कहीं ना कहीं निर्णय की स्वतंत्रता बढ़ती है, इत्यादि इत्यादि। वो सब भी संभव है। जरूर किसी न कुछ विद्यार्थियों ने वैसा सोचा होगा, लेकिन मुख्य रूप से जो बातें हैं वो आपको इन तीन बातों में, कि वर्क फ्रॉम होम क्या होता है, क्या सकारात्मक चुनौतियां, क्या नकारात्मक चुनौतियां, और उसके बीच में क्या सहसंबंध, इसकी बात करनी थी। आगे हम बढ़े, अगला सवाल। ये सवाल थोड़ा सा मैं कहूंगा कि एक बात यहां पर आप सबसे मैं विशेषकर रेखांकित करना चाहूंगा कि यूपीएससी के एग्जाम में यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने क्वेश्चन को कितने ध्यान से, बिना किसी पूर्वाग्रह के पढ़ा है। मैं दो बातें कह रहा हूं, कितने ध्यान से, और दूसरा कह रहा हूं बिना किसी पूर्वाग्रह के पढ़ा है। पूर्वाग्रह से मेरा आशय यह है कि जब आप पहले में साल के क्वेश्चंस कर चुके होते हो, जब आप टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन कर चुके होते हो, तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन पढ़ते समय थोड़ा पूर्वाग्रही हो सकते हो कि ये क्वेश्चन वैसा ही तो नहीं है कुछ। हर एक क्वेश्चन का को स्वतंत्र अस्तित्व देते हुए वहीं पर देखिए एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, निसंदेह, और ये क्वेश्चन लॉजिकल भी है, स्ट्रांगली लॉजिकल है। कारण है उसके, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस डिबेट को जानें। काफी चर्चित डिबेट रहा है पिछले 2 सालों में, 3 सालों में मैं कह सकता हूं कि ये डिबेट बहुत चर्चित रहा है, न सिर्फ वैश्विक स्तर पर भारत में भी। और ऐसे में थोड़ा नीतिगत स्तर पर भी इस दिशा में सोचा जा रहा है। तो ये इस क्वेश्चन को एक बेहतर क्वेश्चन बनाता है। जो लोग करंट अफेयर्स पढ़ने के थोड़े आदी हैं, जो थोड़ा कोशिश करते हैं संपादकीय वगैरह पढ़ने को, उनके लिए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया होगा, क्योंकि काफी चर्चाएं थी, विमर्श था, तो सीधे सीधे समझ पाए होंगे। लेकिन नहीं भी तो भी क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होगा। अगर आप उसको देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं तो बता ही दूंगा कि हम इसमें ये चीजें हैं, पर आप क्या इतने एम्पावर्ड होंगे एग्जामिनेशन हॉल में कि आप इसको देख पाएंगे? बहुत ईमानदारी से कहूं तो शायद उन 7 मिनट में मेरे दिमाग में भी बहुत सारी वो बातें ना आए जो मैं यहां पे आपसे कह रहा हूं। ऐसे में हमें मानकों को ध्यान रखना चाहिए। यहां सवाल कह रहा है उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में। देखिए कितना बढ़िया सवाल है, वो एक तरह से हिंट भी दे रहे हैं आपको। उपभोक्ता संस्कृति के, कंज्यूमरिज्म के विशेष परिप्रेक्ष्य में, एक तरह से यहां कॉमा है, नव मध्य वर्ग के उभार से टायर 2 शहरों का विकास किस तरह संबंधित है। सवाल पूछ रहा है कि जो न्यू मिडिल क्लास आया, न्यू मिडिल क्लास, इसकी वजह से टायर 2 शहर कैसे बढ़े हैं। न्यू मिडिल क्लास की वजह से टायर 2 शहर कैसे बढ़ गए। विशेषकर हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता संस्कृति के संदर्भ में, उपभोक्ता संस्कृति के संदर्भ में। जरा इस बात को समझिएगा। अब मैं फिर कहूंगा कि इसमें न्यू मिडिल क्लास शब्द को समझना थोड़ा हमारे काम का हो सकता है। ये कंसेप्ट जो है न्यू मिडिल क्लास का, ये अगर हम बात करें तो एक रंसी मैन का वर्गीकरण है। बहुत पहले से यूके के एक जो है समाजशास्त्री रहे हैं, उनका वर्गीकरण रहा, जहां पर मिडिल क्लास की बात आप सुनते हो। फिर न्यू मिडिल क्लास शब्द आया विशेषकर उन लोगों के लिए, विशेषकर उन लोगों के लिए जो व्यक्तिगत तौर पर वैश्विक चीजों का लाभ उठा सकते थे।
इसीलिए कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि न्यू मिडिल क्लास जो उदारवाद के बाद उपजा है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें, अपने आप को देखें, तो आज क्या है कि मैं यहाँ इंडिया में हूँ और मैं वैश्विक चीजें, हो सकता है आईफोन यूज कर रहा हूँ, हो सकता है इंटरनेशनल ब्रांड्स यूज कर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? न्यू मिडिल क्लास की एक खास, अब देखिए एक तरह से इशारा भी है इसमें भी। 2020 में एक बहुत बड़ा एक तरह से कहें डिबेट जो, और फिर वही बात है कि न्यूज़पेपर वगैरह इत्यादि में भी था। एक जेफरी अलेक्जेंडर हैं, हालांकि मैं जैसे मैं आपको बताया कि एकेडमिक बात हुई है, हालांकि जेफरी अलेक्जेंडर एक बड़े राइटर हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, काफी चर्चित आर्टिकल हुआ वो, आइकॉनिक प्रोडक्ट्स एंड द न्यू मिडिल क्लास। आइकॉनिक प्रोडक्ट्स, या जिसको हम कहें कि नई ऐसे प्रोडक्ट्स जो वैश्विक हैं, मैकडोनल्ड है, आईफोन है, आजकल आप देखते हो मैगी है, एयर कंडीशनर्स हैं, ये सारे इस तरह के डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। ये सब क्या है? ये वैश्विक प्रोडक्ट्स हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म हैं, ट्विटर इत्यादि, ये वैश्विक प्रोडक्ट्स हैं जिसका इस्तेमाल न्यू मिडिल क्लास खूब तेजी से कर रहा है। यहां पर यह बात कही गई थी कि उपभोक्तावाद संस्कृति, उपभोक्तावाद संस्कृति का मतलब क्या? उपभोक्तावाद संस्कृति का मतलब जहां पर आप उपभोग को, अब देखिए एक फर्क आया है, अगर आप ध्यान से देखो अपने इर्द गिर्द भी, पहले किसके पास कितना पैसा होता था उससे आप जानते थे कौन अपर क्लास, कौन मिडिल क्लास, कौन लोअर क्लास। भाई किसके पास कितना पैसा, बहुत ज्यादा रईस है तो अपर क्लास, कम रईस है तो मिडिल क्लास, और उससे भी कम रईस है तो लोअर क्लास, इस तरह से वर्गीकृत करते हो। अब एक नया परिवर्तन है, नया परिवर्तन ये है कि कितना पैसा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना व्यय करते हो, कितना आप एक तरह से डिस्प्ले करते हो, शो ऑफ जिसको आप बोल सकते हो, कितना आप अपने स्तर को दिखा सकते हो, इसको जो है कहा जा रहा है न्यू मिडिल क्लास या उपभोक्तावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत। तो देखिए सवाल ने बड़ा हेल्प भी किया आपकी कि आपको उपभोक्तावादी दृष्टिकोण में सोचना है कि उपभोक्तावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत, चूंकि ये वैश्विक प्रोडक्ट सब जहां पहुंच रहे हैं, ऐसे में जो न्यू मिडिल क्लास की सोच है, जैसे अब न्यू मिडिल क्लास चाहे वो छोटे शहर जयपुर है, लखनऊ है, ऐसे शहरों में भी हो, जयपुर है, लखनऊ है, पटना है ना, इस तरह के शहरों में भी हो, तो भी जो उनकी जो लाइफस्टाइल है वो वैश्विक हो रही है। वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, नेटफ्लिक्स और अमेजन देख रहे हैं, वो भी अब आईफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां भी वीकेंड कल्चर शुरू हुआ है, जहां पर आप वीकेंड्स में बाहर खाना खाने जाते हो, मॉल्स जो है, मॉल कल्चर जिसको आप बोल रहे हो, वो शुरू हुआ है। ये सब क्या है? ये उपभोक्तावादी दृष्टिकोण है। तो बड़ा अच्छा वो टाइटल था, अगर जिनको इंटरेस्ट हो वो इस डिस्कशन के बाद वो टाइटल पढ़ भी सकते हैं। काफी अच्छा टाइटल था जिसमें न्यू मिडिल क्लास की बात कही गई थी कि कैसे आइकॉनिक ऑब्जेक्ट्स, तो जैसे आईफोन है, आईफोन को मैं क्या उदाहरण के तौर पे देखूं, या केएफसी को देखूं, या मैकडोनल्ड्स को देखूं, या जितना ये पिज़्ज़ास के नए सेंटर्स हैं इनकी बात करें, तो इन्होंने धीरे धीरे देखा कि चूंकि न्यू मिडिल क्लास इमर्ज कर रहा है छोटे छोटे शहरों में भी, तो अब ये अपनी रीच वहां पहुंचा रहे हैं, ये वहां जाना चाह रहे हैं छोटे शहरों में, क्योंकि मेट्रोज का अपना एक जो सैचुरेशन है वो आ चुका है। तो अब कितने केएफसीज आप मेट्रोज में खोलोगे, कितने मैकडोनल्ड्स मेट्रोज में खोलोगे, तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे छोटे शहरों में जा रहे हैं। इन्होंने थोड़ा नया मॉडल शुरू किया। आपको ताजुब होगा कि तमाम बड़े ये जो टायर 2 टायर 3 शहर हैं, यहां पर यूज्ड आईफोन की बहुत बड़ी मार्केट बनाई जा रही है, लगभग शुरू हो चुकी है वो, कि जो पुराने आईफोन है उनको रीफर्बिश करके नए तरीके से बेचा जा रहा है। काफी प्रचलन में बात आ रही है। चाहे फिर हम ऐसे ही बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, तो अब जैसे केएफसी ने भी अपने मानकों को थोड़ा छोटा किया है छोटे शहरों में जाने के लिए। आजकल आप छोटे शहर टायर 2 टायर 3 के शहरों में भी जाओ तो जिनका मॉल है वो आपको बिल्कुल सारी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स उपलब्ध करा रहा है। तो ये सारी चीजें उपभोक्तावाद की अंतर्गत, जो चीज हमें शुरुआत में मेट्रो में दिखाई पड़ रही थी, वो अब वहां से धीरे धीरे टायर 2 टायर 3 शहरों की तरफ बढ़ी है। अब सवाल को देखिए, आपको सवाल मजा आएगा। कितना बढ़िया सवाल उन्होंने पूछा। सवाल क्या पूछा था? उपभोक्तावादी संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में या न्यू मिडिल क्लास ने कैसे टायर 2 शहरों को विकसित करने में हेल्प किया। जाहिर सी बात है, जब ये डिमांड्स आनी शुरू हुई हैं कि छोटे छोटे शहरों में भी कि हमें इंटरनेशनल ब्रांड्स चाहिए, हमें भी इस तरह के ईटिंग आउटलेट्स चाहिए जहां पर हम जाके खाना खा सकें, हमें भी इस तरह की जो है सुविधाएं चाहिए, तो कहीं ना कहीं इन तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जाना शुरू किया। जब ये वहां जाना शुरू हुई
तो जाहिर सी बात है रियल स्टेट जो वहाँ पर चाहे वो कमर्शियल स्थान हो, चाहे वो जो है जमीन इत्यादि है, उसकी कीमत बढ़ी। उसकी कीमत बढ़नी, ओवरऑल लोगों की आय के स्रोत बढ़े, लोगों की प्रयोज्य आय बढ़ी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, स्थानीय वेंडर्स को और ज्यादा मौके मिले। तो इस तरह से ये सारी चीजें मिलकर कहीं ना कहीं छोटे शहरों को और विकसित कर रही। मैं फिर कहूंगा कि ये सवाल प्रिडिक्टेबल सवालों में से मैं इसको रखूंगा। जो लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, काफी इस पे डिबेट थी, और खुद अगर आप देखें एमएसएमई का जो चैंपियन पोर्टल है वो इस पे ध्यान देता है कि कैसे टायर 2 टायर 3 शहरों पर हम फोकस करें, क्योंकि मांग वहां पर ज्यादा क्रिएट हो रही है। कोविड में भी ये चीज थोड़ी और स्पष्ट दिखाई पड़ी कि टायर 2 टायर 3 शहरों में भी अंतर्राष्ट्रीय जो ब्रांड्स हैं उनकी मांग बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है जब छोटे शहरों में इनकी मांग बढ़ी तो उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण मांग क्यों बढ़ रही है? उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण। अब उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ने की वजह से न्यू मिडिल क्लास की जब डिमांड बढ़ी तो इन लोगों ने वहां पहुंचना शुरू किया। थोड़ा और आसान किया इसको ई प्लेटफॉर्म्स ने इस काम को और आसान कर दिया, क्योंकि आप देख रहे हो कि अब जो है ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से चाहे जोमेटो हो, चाहे स्विगी हो, चाहे तमाम अमेजन इत्यादि हैं, वो छोटे छोटे शहरों में भी अपनी पहुंच बना रहे हैं और स्थानीय वेंडर्स उनसे जुड़ रहे हैं, स्थानीय लोग अपने प्रोडक्ट्स वहां बेच रहे हैं। तो इस तरीके से उपभोक्तावादी संस्कृति जिसके अंतर्गत हम वैश्विक चीज़ों को उपभोग करने को अब एक तरह से सामाजिक स्तर के रूप में देखना शुरू किया, उससे नहीं कहीं ना कहीं टायर 2 शहरों का विकास हुआ, लोगों के आय के स्रोत बढ़े, जमीन इत्यादि की कीमत बढ़ी, ओवरऑल शहरों का विकास तीव्र हुआ। ये तो एकेडमिक बात हुई। अब जाहिर सी बात है, मैं फिर कहूंगा कि आज के इस डिस्कशन का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। यहां पर हम सिर्फ एकेडमिक बातें नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में भी इस तरह क्वेश्चंस कैसे डील किए सकते हैं। अब हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को इसमें बिल्कुल ही ना पता चला हो कि अब इसमें क्या लिखें, क्या कनेक्शन है। एक चीज तो है आपको न्यू मिडिल क्लास, चलिए मिडिल क्लास तो पता है, न्यू मिडिल क्लास नहीं पता तो कम से कम अगर आपको मिडिल क्लास पता तो वहां से एंकर शुरू करिए, आप वहां से पकड़िए धागे को कि 3 शब्द दिखाई पड़ रहे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति क्या होती है? ये तो आप सभी जानते हैं कि वैश्वीकरण के बाद उपभोक्तावादी संस्कृति तेज हुई है। एक बहुत चर्चित उदाहरण है कि आप शर्ट ऐसे नहीं देखते, शर्ट ऐसे देखते हो कि कौन से ब्रांड का है। तो ये इसको उपभोक्तावादी संस्कृति, जहां पर वैश्विक प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना, कितना आप उपभोग करते हैं उससे आपके सामाजिक स्तर को जांचा जाता है, इसको आप बोलते हो उपभोक्तावादी संस्कृति, कंज्यूमरिज्म। ये तो सभी ने पढ़ा होगा, अलग अलग तरह से अलग अलग संदर्भों में आप पढ़ते हो। तो कम से कम एक बात तो आपको पता है कि मिडिल क्लास और उपभोक्तावाद में संबंध क्या है। चलिए, आपको न्यू मिडिल क्लास मान लिया कि नहीं पता था कि न्यू मिडिल क्लास किसको बोलते हैं। हालांकि इसकी परिभाषा, आधिकारिक परिभाषा है, न्यू मिडिल क्लास से आशय या नव मध्य वर्ग से आशय उन लोगों से है जो उदारवाद के बाद बहुत तेजी से आगे आए और जिन्होंने वैश्विक उत्पादों को के उपभोग को बढ़ावा दिया। ये एक परिभाषा न्यू मिडिल क्लास की दी जाती। मैं फिर कहूंगा रेफरेंस इसका जेफरी अलेक्जेंडर की जो राइटिंग्स हैं वहां से आता है। आपको अगर ये नहीं भी पता तो कम से कम मिडिल क्लास तो आपको पता है कि जो आय के स्रोत जिनके पास बढ़े हों, और 1991 के बाद से भारत में मिडिल क्लास में बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है। उपभोक्तावादी संस्कृति आप जानते हो, कम से कम इन शब्दों को तो परिभाषित करें ही। फिर वहां पे जुड़ाव देखें कि जब मिडिल क्लास में उपभोक्तावाद बढ़ा तो जाहिर सी बात है बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इत्यादि इत्यादि। ये मिडिल क्लास कहाँ जन्मे? ये मिडिल क्लास का इफेक्ट छोटे शहरों में भी दिखाई पड़ा। टायर 2 शहर में भी मिडिल क्लास जन्मे क्योंकि एमएनसीज अपने आप को विस्तारित कर रही हैं। तो आप बताएं कि कैसे जो है एमएनसीज और ये बहुराष्ट्रीय उत्पाद वहां पहुंचने शुरू हुए और तमाम सुविधाएं उपलब्ध हुई। इसमें एक घटक वित्तीय सुविधाओं का भी है, ईएमआई कल्चर जिसको आप बोलते हो, कि आप जो है ईएमआई के माध्यम से सारी चीज़ें खरीद सकते थे, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो। तो छोटे छोटे शहरों में आप देख पा रहे हो। अब देखिए, अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व भी कर रहे हैं तो भी आप कह सकते थे, आप जिस भी छोटे शहर के हैं, अगर आपका संबंध वहाँ पर है, वहाँ के रहने वाले हैं, बात अलग है, नहीं भी रहने वाले तो छोटे शहर अगर आपने देखा होगा तो आप ध्यान देखेंगे वहाँ की मार्केट का एक नया ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है। पहले क्या होता था, कुछ स्थानीय कपड़े की दुकान होती थी, कुछ स्थानीय चीजें होती थी, अब मल्टीनेशनल ब्रांड्स वहां भी पहुंचे हैं। ईएमआई कल्चर वहां भी पहुंच रहा है
और ज़्यादा तेजी से पहुंचा है। अगर आप देखें बजाज का जो है फिनांस जैसे जो एनबीएफसीज हैं, उनका ज़्यादा बड़ा मार्केट टायर 2 टायर 3 शहरों में दिखाई पड़ रहा है। उसकी वजह से भी, वित्तीय सुविधाएं पहुंचने की वजह से भी उपभोक्तावाद को थोड़ा तेजी मिली है, और कहीं ना कहीं उनके आय के स्रोत जो बढ़े, रियल एस्टेट की कीमत बढ़ी, इन सब का सकारात्मक प्रभाव ये रहा कि छोटे शहरों की को भी आप कह सकते हैं कि तेजी से यहाँ वृद्धि के अवसर मिले हैं। तो अब सवाल कैसे लिखेंगे? अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो कम से कम आप मिडिल क्लास क्या होता है, न्यू मिडिल क्लास, उसको परिभाषित करिए। आप बताइए उपभोक्तावादी संस्कृति क्या होती है और कैसे उपभोक्तावादी संस्कृति के चलते जो वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं, जो स्रोत आय के बढ़े हैं, उन सब के कारण टायर 2 शहर विकसित हुआ। कोई भी एक टायर 2 शहर जो आपके मन में आ रहा हो, आप उसको संदर्भित करते हुए भी आप देख सकते हैं बहुत कुछ बदल गया है। अगर हम देखें पिछले कुछ 10-15 सालों में, जब से ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बढ़े हैं और वित्तीय सुविधाएं बेहतर की गई हैं। अच्छा सवाल था, मुझे अगर आप कहें तो मैं कहूंगा कि एक शुद्ध रूप से सोचने वाला सवाल, इस पे कहीं जो है कोई पर हाँ ये जरूर है, मैं फिर कहूंगा कि मैं बार बार इस पे इसलिए इम्फेसाइज कर रहा हूं ताकि आपका मॉरल डाउन ना हो कि जो है ये तो बहुत मुश्किल सवाल होता है, ऐसे सवाल जो है, क्योंकि पूरे पेपर में आप देखेंगे कि सवाल ऐसे रहेंगे कि अगर आपको वहां बैठ के लिखने को कहा जाता तब कितना याद आता, और यहाँ पर जब हम चर्चाएं कर रहे हैं तब कितनी बातें हो रही हैं, उन दोनों में हमेशा एक गैप रहेगा। उस गैप को स्वीकार करिएगा। वहां उस दिए गए प्रेशर में आप कितना सोच पा रहे हो, वो इसी बात पर निर्भर होता है कि आप सवालों को आपने ठीक से समझा कि नहीं, उसके विभिन्न पक्षों को ठीक से समझा कि नहीं, एक बात। और दूसरी बात ये कि कम से कम जो मुख्य परिभाषाएं हैं, जो मुख्य बातें हैं, आप उनको परिभाषित कर पाए, लिख पाए या नहीं। आगे बढ़े तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने वही कोशिश की आपको बताने की नव मध्य वर्ग होता क्या है। नव मध्य वर्ग का मतलब वही जो भोक्तावादी संस्कृति या वैश्विक उत्पादों को इस्तेमाल करना, जिसकी प्राथमिकता व्यक्तिगत स्तर पर, और वो विशेषकर उदारीकरण के दौर के बाद विस्तृत हुए हैं। टायर 2 शहरों में वृद्धि कैसे हुई? चूंकि प्रयोज्य बढ़ी है, वित्तीय सेवाएं बढ़ी हैं, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन अपने आप ऑलरेडी जो है पहुंच चुके हैं, और अब देख रहे हैं कि तमाम जो संस्थान हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए, उन्होंने निसंदेह विशेष प्रयोजन भी किए। इसमें विशेषकर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो एमएसएमई का छोटे शहरों की तरफ जाना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या कारण थे। अच्छा सवाल था मैं कहूंगा। अब ये सवाल तो खैर बहुत आसान था, प्रेडिक्टेबल सवाल था कि भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। ये सवाल तो सीधा सीधा सवाल अगर आप देखें तो एनसीईआरटी से मैं कह सकता हूं कि ये है। एनसीईआरटी में जब आप जनजातीय समूह के बारे में पढ़ते हो तो वहां पे बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है कि जनजातीय समूहों को दो तरीके से देखा जा सकता है। एक उसकी सांस्कृतिक परिभाषा हो सकती है और एक उसकी आर्थिक परिभाषा हो सकती है। और अगर आप थोड़ा सा भी इतिहास में भी जाते हैं तो आप देखते हो इतिहास में जनजातीय समूहों को इन्हीं दो तरीके से देखा गया है। या तो आपने वेरियर एल्विन का नाम सुना होगा। वेरियर एल्विन की जो परिभाषा वो कैसी है? वो सारे जनजातियों को एक जैसा देखते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से। वहीं तमाम और लोग, चाहे गांधी जी की बात करें, ठक्कर बापा की बात करें, एलपी विद्यार्थी की बात करें, ये जनजातीय समूहों को बहुत विविध रूप में देखते हैं। हर एक की अपनी विशेषता है, सांस्कृतिक विशेषता है, इत्यादि इत्यादि। तो अगर आप इस बेसिक बात से परिचित हैं, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि कोई भी जो जनजातीय समूह है उसको देखने का दो नजरिया या दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक आर्थिक दृष्टिकोण हो सकता है, एक सामाजिक दृष्टिकोण हो सकता है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वो सब यूनिक है। हर एक जनजाति अपने आप में यूनिक है, उनकी अपनी एक सांस्कृतिक विलक्षणता है, उनकी अपनी एक संस्कृति और उससे जुड़े हुए जीवन यापन है। लेकिन एक चीज उनको सबको एक जैसा बनाती है, वो है आर्थिक घटक। आर्थिक घटक में ये सब कहीं ना कहीं पीछे हैं। इनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आय के स्रोत इत्यादि ठीक नहीं है, तो आर्थिक संदर्भों में एक जैसे हो जाते हैं। अब यहां पर देखिए, किसी को अगर अनुच्छेद 342 भी याद आ रहा हो तो वहां पर आप देखें कि हमने इस तरह की बात भी वहां की है। 342 के तमाम केसेस में इस तरह की बात कही गई कि
जब हम किसी अनुसूचित जनजाति को देखें तो हमें देखने का पक्ष इन दोनों का मिला जुला स्वरूप होना चाहिए। तो सवाल बड़ा सीधा है, इसको तो मैं सीधा सवाल कहूंगा, जहां पर वो सीधे सीधे पूछना चाह रहे हैं कि वैसे तो अनुसूचित जनजातियां एक दूसरे से बहुत विविध हैं, बहुत विविध हैं, बहुत अलग अलग हैं, लेकिन कौन सी चीज है जिनको एक बनाती है? तो आर्थिक घटक उनको एक बनाता है। आर्थिक संदर्भों में अगर हम देखें तो उनको एक बनाते हैं। आर्थिक संदर्भों में ये सभी कहीं ना कहीं वंचित हैं, ये कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से उतने सशक्तिकृत नहीं हुए जितना इन्हें होना चाहिए था या किया जाना चाहिए था। इस सवाल को एक और लिहाज से भी कुछ लोग देख सकते हैं। अगर आप जानते हो तो जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है 2021 का, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसने इस क्वेश्चन को एक नए नजरिए से देखा था। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ये बात कही गई थी कि हर 6 में से 5 भारत में जो बहुआयामी गरीब हैं वो या तो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है बताने का कि हम किस आधार पर उनको एक समूह की तरह देख सकते हैं। तो सवाल अब यहां पर मैं कहूंगा, इसको ये सीधा सवाल था कि भारत के जनजातीय समूहों की विविधता, अब कम से कम यहां पे आप पहले बताएं जनजातीय समूह क्या, जनजातीय समूह क्या होते हैं। और आपको सीधे सीधे लिखनी चाहिए कि हाँ, जनजातीय समूह को देखने के 2 दृष्टिकोण हैं। जो लोग एनसीईआरटी पढ़े में उनके लिए बहुत आसान है, क्लासेस में आप पढ़ते हो उसके बारे में, या तमाम, बल्कि अगर मैं कहूँ थोड़ा सा अगर एकेडमिक होके बोलूँ, अगर एक एकेडमिक डायमेंशन से कहूँ तो जनजातियों को परिभाषित करने में हमेशा ये चुनौती रही है। जो लोग भी समाजशास्त्र पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, वो तो बाकायदा इस चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे जनजातीय समूहों के विषय में सबसे बड़ी चुनौती है कि इनको परिभाषित कैसे करें, क्या विविधता के आधार पर परिभाषित करें या आर्थिक आधार पर। तो सवाल वही पूछ रहा था कि भारत के जनजातीय समूहों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ में उन्हें एक जैसा देखा जा सकता है। आर्थिक संदर्भ में आप उन्हें एक जैसा देख सकते हो। यहाँ पर बताएंगे जनजातीय समूह क्या, उनकी जनसंख्या आप जानते हो 8.6% है, चाहे तो आप 705 प्रकार की अनुसूचित जनजातियां हैं ये लिख सकते हैं। कुछ एक फैक्ट्स आपको उनके बारे में देने चाहिए कि जनजातीय, तो पहले आप बताएं कि भारत में जनजातीय समूह की विविधता के बारे में कितने हैं अलग अलग राज्यों में, इत्यादि इत्यादि, और थोड़ा सा उसके बारे में कैसे उनको एक श्रेणी के रूप में देखा जा सकता है, और फिर निष्कर्ष दीजिए। तो आप पहले बताएं कि वो कैसे विविध हो जाते हैं। बल्कि ऐसे सवालों में तो आप सीधे शुरुआत भी कर सकते हो कि जनजातीय समूहों को देखने के 2 दृष्टिकोण हो सकते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। सांस्कृतिक दृष्टिकोण में वो हर एक अपने विलक्षण संस्कृति के होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से सभी कहीं ना कहीं आजीविका के संचित के सीमित साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य के इत्यादि में कहीं ना कहीं वो सुभेग कमजोर वर्ग के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से भी आप उस सवाल को डील कर सकते थे, लिख सकते थे। तो यहाँ पे आपने बेसिक पहले डेटा दे दिया कि हाँ भाई लगभग 8.6% ट्राइब्स हैं, इसमें से अधिकांश जो है शहरी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, लगभग 90%, और अगर आप देखें तो 10% के आसपास शहरी क्षेत्र में है। अब बताएंगे यहाँ पर कि वैसे तो बहुत अलग है, लेकिन हाँ अगर हम उनको जो है इस दृष्टिकोण से देखें आर्थिक रूप से, तब वो एक समुदाय जैसे दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक उसकी बात भी कही गई, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में वो कैसे कमजोर दिखाई पड़ते हैं, उनके शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उनकी औसत आयु बहुत कम है। अगर हम बात करें शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। तो अब ये देखिए बहुत सारे आंकड़े हो सकते हैं, आपको जो भी आंकड़ा उस समय दिमाग में आए, इस तरह के क्वेश्चन जाहिर सी बात है, चूंकि हर वर्ष हम देख रहे हैं अनुसूचित जनजातियों पे कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं। वो जनजातियों के संदर्भ में आपको थोड़ा आंकड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर कोई चाहे तो अभय बांग समिति, जो एक बहुचर्चित समिति है, वहाँ से भी आंकड़े ले सकता है कि हाँ अभय बांग समिति क्या कहती है, इसके बारे में क्या डायमेंशंस हैं, इत्यादि इत्यादि। सांस्कृतिक संरक्षण क्या हो सकता है, और इसके अलावा जो है क्या प्रयास किए गए हैं, थोड़ा सा आप इसके बारे में भी यहाँ बताएं। तो ओवरऑल सवाल ये है कि हाँ, एक तो आप बताएंगे कि जनजातीय समूह होते क्या है, कैसे वो सांस्कृतिक रूप से विलक्षण है। दूसरी तरफ आप बताएंगे कि जो जनजातीय समूह हैं वो कैसे विशिष्ट हो जाते हैं एक आर्थिक रूप में, और क्या क्या उसके डेटा हैं। उसके कुछ डेटा आप दे सकते हो, जैसे कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक का या अभय बांग समिति की जो रिपोर्ट है। यहाँ पर कुछ लोग एल्विन वगैरह नाम भी लिख सकते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो कि यहाँ कैसे वेरी एल्विन जैसे लोगों ने, या उससे पहले अगर हम बात करें तो आप जानते हो कि जो है भारत में अगर हम जनजातियों की बात करें तो स्वभावतः हम
चाहे एल्विन को हम कह रहे हों, चाहे उससे पहले भी जो इतनी समितियां बनी हैं, उन सब में आपने देखा कि उन्होंने आर्थिक पक्ष रखा था ब्रिटिश काल में। गांधी जी या एलपी विद्यार्थी जैसे लोग उस सांस्कृतिक पक्ष की बात करते थे। तो आप दोनों ही बातें कर सकते थे वहां पर। ये नाम भी दिए जा सकते हैं कुछ एक समितियों के, या फिर आप एक बताएं कि हाँ इनके लिए। पर ऐसे सवालों में निष्कर्ष में जरूर लिखना चाहिए कि इनके आर्थिक विकास इत्यादि के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये एक रीजन है। अब यहां पर देखिए, हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, जब मैं सवाल को पढ़ रहा था तो एक मेरे दिमाग में बात आई, जो हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों के दिमाग में वहां एग्जामिनेशन हॉल में आई हो, कि एक और चीज है, बजाय आर्थिक बोलने के हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसा भी सोचा हो कि एक और चीज है जो जनजातियों को एक जैसा बना देती है। वो है उनको विकास के नाम पर जो उनको प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जो डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट जिसको आप कहते हो, वो भी कहीं ना कहीं सारे जनजातियों को, बात तो भी आर्थिक ही है, लेकिन हो सकता है किसी ने एग्जामिनेशन परिसर में इस दिशा से भी सोचा हो, पर कि कैसे वो जो है विस्थापित में। हो सकता है किसी ने इस बात को नक्सलवाद से जोड़ के भी सोचा हो कि एक चीज जो उनको एक जैसे, बट घटक मुख्य रूप से आर्थिक है। पर ऐसे सवाल तो बहुत सीधे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि एनसीईआरटी ने बाकायदा इसके बारे में लिखा हुआ, और जनजातियों की जब हम बात करते हैं तो यही दो मानक दृष्टिकोण भी हैं कि आप आर्थिक रूप से देखें या आप सांस्कृतिक रूप से देखें। तो सवाल बड़ा हेल्प कर रहा है आपका कि किस विशिष्ट संदर्भ में वो एक जैसे हो जाते हैं। आर्थिक संदर्भों में वो एक जैसे हो जाते हैं जहां पर उनके लिए आय के साधन कम हुए, जहां पर उनके लिए जीवन अवसर कम है, उनकी जीवन प्रत्याशा कम है, शिशु मृत्यु दर ज्यादा है, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हमें गरीबी सूचकांक में अधिक है। एक आध आंकड़े का इस्तेमाल करके कहा जा सकता है, पर फिर मैं कहूंगा कि ऐसे सवालों में कम से कम जनजाति की परिभाषा तो दी जा सकती है, बेसिक आंकड़े कहे जा सकते हैं, और कैसे जो है उससे संबंध में क्या क्या चुनौती और क्या क्या डायमेंशंस हैं। तो ये यहाँ पर वही बात कही गई है कि हाँ क्या जो है उनके घटक हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप जानते हो कि 75 हमारे पास पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं, पीवीटीजीज भी हैं। आप उसको भी रेखांकित चिन्हित कर सकते थे कि हाँ हमारे पास इस तरह से जो है जनजातियां भी हैं। लेकिन यहाँ सवाल मुख्य रूप से जनजातियों की बात कर रहा है, अनुसूचित जनजाति या प्रशासनिक डायमेंशन की बहुत बात नहीं कर रहा है। तो आपका फोकस जनजातियों पर ही होना चाहिए कि कैसे वो आर्थिक रूप से एक जैसे हो जाते हैं, विशेषकर जब हम शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन अवसर इत्यादि में पिछड़ेपन की बात करें। यहाँ पर आप चाहें तो, जैसे मैं अगर इस आंसर को एग्जामिनेशन परिसर में लिखता तो मैं इसको एंड करता वन बंधु कल्याण योजना से, जो कहीं ना कहीं सभी आर्थिक घटकों को मिलाते हुए जनजातीय समूह के हितार्थ कार्य कर रही है। तो अगर किसी ने, मैं फिर कहूंगा, अगर किसी ने उस दिशा में भी लिखा होगा कि कैसे वो जनजातीय समूह विक्टिम बन गए हैं तेजी से हो रहे आधुनिकीकरण, तेजी से हो रहे जो है विकास, या जितनी तेजी से आप देख रहे हो कि आपके यहाँ प्रगति हो रही है, उतनी तेजी से इनका विस्थापन भी हो रहा है। हो सकता है किसी ने ऐसा सोचा हो, और वो सोचना भी गलत नहीं है, क्योंकि बात तो वहां भी आप आर्थिक ही कर रहे हो। अगले क्वेश्चन पे आए तो यहां ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो क्वेश्चन आप कर रहे थे वो कम शब्दों वाले थे, यहां पर अब शब्दों की सीमा 250 हो गई। ये स्टैंडर्ड है, ये हर साल आपको ऐसे मिलेगा कि कुछ क्वेश्चन, शुरुआत के जो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ रहे हैं इंडियन सोसाइटी के, वो 150 शब्द के आते हैं। लगभग क्रम भी वही आ रहा है हर साल, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 या 8, 9, 10 इस तरह से वो क्वेश्चन होते हैं। और फिर आखिरी के 2-3 क्वेश्चन वो भारतीय समाज से जुड़े होते हैं, वो 250 शब्द के होते हैं। पिछले कई सालों से आप देख रहे हो कि यही पैटर्न है। अब देखिए, ये सवाल है, भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर पथ की विशेषता की विवेचना कीजिए। ये देखिए, हर साल आप सभी जान रहे हो कि चूंकि आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ये टॉपिक, तो हर साल कुछ ना कुछ जरूर आता है। आपको पता होना चाहिए धर्म क्या होता है, पंथ क्या होता है, जिसको आप कल्ट बोलते हो वो क्या है, सेक्ट क्या है, रिलीजन क्या है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। जाति के बारे में आप जानते हैं, आपको उम्मीद की जाती है कि आप थोड़ा बहुत जाने। क्षेत्रवाद क्या घटक है, धर्म का क्या घटक है,
अब जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत थी। मैं फिर कहूंगा कि जो 250 वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें थोड़ा सा आपका दृष्टिकोण और ज्यादा विस्तारित होना होगा। तो यहां पर सवाल पूछ रहा है कि भारत समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता। अगर हम अंग्रेजी में बात करें, एनालाइज द सेलियंस, मैं फिर एक बार कहूंगा कि अंग्रेजी वाले पार्ट को भी देख लेना चाहिए। सेलियंस का मतलब जो बहुत विजिबल, एक तरह से कहीं ना कहीं पिक्यूलियर बात जो दिखाई पड़ती है। तो एनालाइज द सेलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी विज़ावी कास्ट रिलीजन एंड कास्ट रीजन एंड रिलीजन। अब ये सवाल दो तरीके से देखा जा सकता है, बात दोनों ही सही है, एक ही जहां पहुंचती है। या तो आप कास्ट वर्सेस जो है जाति वर्सेस पंथ को देखें, जाति बनाम पंथ को देखें, या आप क्षेत्र बनाम पंथ को देखें, धर्म बनाम पंथ को देखें, ये एक तरीका हो सकता है। या जाति, क्षेत्र, धर्म को एक जहां मानते हुए उसके समानांतर पंथ को देखें, बात एक ही है। क्योंकि वो तो वही बात होगी कि ब्रैकेट में आपने रख लिया, खोलेंगे तो बात एक एक समानांतर आ जाएगी। सवाल पूछना क्या चाह रहा है कि पहले तो आप ये जानते हैं कि पंथ क्या होता है, और जो जाति है, जाति के समानांतर पंथ क्या, या क्षेत्र के समानांतर पंथ क्या, धर्म के समानांतर पंथ क्या, इन तीनों ही बातों में। क्योंकि हमारे यहाँ पंथ शब्द जो है इसका बड़ा व्यापारिक, अगर हम देखें तो बड़ा इसका बहुत एक्सटेंडेड इसका फॉर्मेट दिखाई पड़ता है। इस पंथ शब्द का जो प्रयोग है, अनुप्रयोग है, वो कई संदर्भों में किया जाता है। सिर्फ धर्म के संदर्भ में नहीं, जाति के संदर्भ में भी दिखाई पड़ता है, क्षेत्र के संदर्भ में भी दिखाई पड़ता है। तो अब ये सवाल आपसे बेसिक समझ, मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ पे एकेडमिकली बोलूं तो ये सवाल बाकायदा एक एस.सी. दुबे की किताब है भारतीय समाज, वहां पे आपको ये कंपैरिजन मिल भी जाएगा मोटा मोटा कि हाँ इनके बीच में क्या सह संबंध है। एनसीईआरटी ने बात की है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी इसके बारे में बिल्कुल शांत है। अगर आप एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी पर इतना स्पष्ट कंपैरिजन नहीं है, पर हाँ ये जरूर है कि हाँ कैसे जाति बनाम पंथ, कैसे क्षेत्र बनाम पंथ, और कैसे अगर हम बात करें तो धर्म बनाम पंथ। सवाल जब आप पंथ की बात करते हैं कि पंथ क्या है, जिसको आप बोलते हो सेक्ट क्या है, तो सेक्ट की का आशय ये होता है कोई ऐसा बड़ा समुदाय, धार्मिक रूप से कहा जाता है कि जब धर्म कहीं भी उदय होता है तो उसका एक स्टेप होता है, वो सबसे पहले कल्ट होता है। एक छोटा समुदाय होता है, उसका एक लीडर होता है, और जो मुख्य समुदाय होता है वो उससे सशंकित होता है, उसको आप कल्ट बोलते हो। संप्रदाय भी कुछ लोग हिंदी में उसको कहते हैं। हिंदी में शब्दों में कई बार आप देखते हैं कि उसके अलग अलग अनुप्रयोग हो सकते हैं। तो जो संप्रदाय होता है छोटा होता है, कल्ट के स्वरूप में अगर हम देखें तो जो कल्ट है, संप्रदाय है, वो मुख्य धारा से अलग होता है, उसके अपनी एक धार्मिक पहचान हो सकती है, और जो मुख्य धारा के लोग होते हैं उसको लेके सशंकित होते हैं। ये कल्ट की परिभाषा होती है। जब कल्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसकी स्वीकृति थोड़ी ज्यादा हो जाती है, आया वो भी विरोध में ही होता है समाज में, और उसकी स्वीकृति ज्यादा होती है, तब आप उसको पंथ बोलते हो। जैसे अगर हम बात करें तो तमाम आपको छोटे छोटे से धर्म मिल जाएंगे जो अभी भी कल्ट की तरह काम करते हैं, जो आप तमाम ये ऋषियों, तमाम जो गुरुओं की बात सुनते हैं, जो इनके अपने अपने संप्रदाय हैं, उनको आप कल्ट कह सकते हो। पर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप उसको पंथ कहते हो, और कहा जाता है और विस्तारित हो जाए तो धर्म बन जाता है। तो जैसे अगर हम बात करें, भारत में अभी साईवाद एक तरह से पंथ के रूप में दिखाई पड़ रहा है, जो धर्म के पैरेलल चल रहा है। वहां पर विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ आ रहे हैं, अलग अलग धर्म के लोग उस पंथ के अंतर्गत हैं। ऐसे ही अलग अलग जातियों के लोग एक एक पंथ में आ सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग एक पंथ में आ सकते हैं। तो सवाल बड़ा अच्छा था, वो जानना चाह रहे हैं कि आप जाति को समझते हो कि नहीं, जाति बनाम पंथ। देखिए कोई भी चीज क्यों, मैं फिर कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन वहां 7 मिनट में कैसे सोचे जाए वो एक अलग दृष्टिकोण होगा। और यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम थोड़ा सा, आप यहाँ मुझसे उम्मीद रखते होंगे कि मैं थोड़ी एकेडमिक बातें भी करूं और थोड़ा और उसके बारे में आपको संदर्भ बता सकूं जो आपको आगे इम्तिहानों में सहयोगी हो। यहाँ पे एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जब भी आप धर्म, जाति और इस तरह की बातें करते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी होता है कि ये व्यक्तिगत तौर पे अलग चीज होती हैं और सामाजिक तौर पे अलग चीज होती हैं। और
चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे क्षेत्र हो, ये एक सामाजिक पहचान बनाते हैं, सामाजिक पहचान बनाते हैं। तो सवाल, अगर आपको ये बहुत बेसिक बात क्लियर है कि जाति, धर्म, क्षेत्र, इन सब का एक बड़ा काम ये भी होता है कि एक सामाजिक पहचान बनाते हैं। जैसे आप अपने क्षेत्र के जहाँ के भी हों, वहाँ से आपको एक सामाजिक पहचान मिलती है कि मैं फला जगह का हूँ, फला भाषा बोलने वाला हूँ, इत्यादि इत्यादि। इस सामाजिक पहचान के लाभ क्या होते हैं? 3 बड़े लाभ होते हैं। पहला लाभ होता है, सामाजिक पहचान आपको एक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। आपको पता लगता है कि अच्छा, हम पहचान के हमारे लोग हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, इत्यादि इत्यादि। सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। दूसरा बड़ा लाभ कि ये आपको एक सामाजिक अनुशासन या नियंत्रण में लाती है कि आपको मालूम है कि यहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो लोग जिस धर्म को मानते हैं उसके अनुसार हम स्वतः कार्य कर रहे होते कि नहीं, हम अपनी जाति की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत स्वतः कार्य कर रहे होते कि नहीं। अधिकांशता, 100% नहीं, पर अगर आप देखें तो अधिकांशता वो एक ऑटोमेटिक डायरेक्शन की तरह काम करती है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो हमारी सामाजिक पहचान है वो हमें कहीं ना कहीं एक सामाजिक नियंत्रण भी देती है। तो एक तो ये सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना, सामाजिक नियंत्रण देना कि क्या किया जाना चाहिए। जैसे मैं अगर छोटा सा उदाहरण दूं तो मान लीजिए एक तरह से सामाजिक पहचान दे रहा है, ये एक सामाजिक पहचान देता है मुझे, और इस सामाजिक पहचान से ये भी स्थापित हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये मुझे एक सामाजिक सुरक्षा भी देता है आसपास में कि हाँ, मुझे एक सामाजिक सुरक्षा है। तो सामाजिक पहचान का मिलना, सामाजिक सुरक्षा का मिलना, सामाजिक नियंत्रण मिलना, ये सारे घटक वो काम करते हैं। तो सवाल बहुत खूबसूरत सवाल उस लिहाज से बन जाता है कि कैसे जो काम जाति करती रही कभी, सामाजिक पहचान देना, सामाजिक सुरक्षा, नियंत्रण सुनिश्चित करना, वो काम पंथ ने किया है। जो काम पहले क्षेत्र ने किया वो काम पंथ कर सकता है, जो काम धर्म कर सकता है वो काम पंथ कर रहा है। तो इस तरह से अब देखिए, ये तो एकेडमिक बातें हो गई, यहाँ सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लगता है वाह कितना बढ़िया सवाल रहा होगा। लेकिन जब आप वहाँ सिस्टम में जाते हैं, जब आप 7 मिनट में आपको लिखना होता है, तब शायद इतनी बातें ध्यान नहीं आएंगी। तो आपको सीधे सीधे तुलना की बात है यहाँ पर। तो जाति बनाम पंथ, क्षेत्र बनाम पंथ और धर्म बनाम पंथ, आप इसकी बात करें तो ये सवाल दरअसल इस पर पूछता है। तो आप यहाँ बताएं कि पहले कि पंथ शब्द होता क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है। पंथ शब्द को बताएं, ये परिभाषित ठीक से आप कर ले गए तो एक आपको क्वेश्चन का सही दिशा मिल गया। तो फिर उसके बाद आप बताएं जाति बनाम पंथ क्या, धर्म बनाम पंथ क्या, और क्षेत्र बनाम पंथ क्या। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने बताया कि पंथ क्या है, एक विशेष आस्था हो सकती है जो कहीं ना कहीं एक मुख्य धारा की से अलग हुए होते हैं। यहाँ पर आप बताएं कि जब भी कोई धर्म या धार्मिक दृष्टिकोण विकसित होता है तो उसके ये चरण होते हैं कि संप्रदाय होता है, फिर पंथ बनता है, और पंथ से वो आगे धर्म भी बन सकता है। जैसे भारत में हम ज्यादा पंथ देखते हैं, हिंदुइज्म में बहुत सारे पंथ हैं, इस्लाम में बहुत सारे पंथ हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पंथ कहना, सिखिज्म में भी बहुत सारे पंथ दिखाई पड़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि पंथ क्या होता है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिंगायत का दिया हुआ है, बहुत सारे और एग्जाम्पल दे सकते हैं। जो है जैनिज्म, बुद्धिज्म जब शुरू हुआ तो पंथ के रूप में शुरू हुआ एक तरह से। इसीलिए ये भी एक बड़ा डिबेट हम सब परिचित हैं कि भारत में कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता के बजाय पंथ निरपेक्षता कहना ज्यादा ठीक रहेगा, कि आप कौन सा पंथ इस्तेमाल कर सकते हैं। पंथ शब्द ज्यादा प्रासंगिक दिखता है भारतीय व्यवस्था के अंतर्गत, जहां पर कोई एक विशेष धर्म, जैसे अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो कोई एक धर्म नहीं है, उसमें बहुत सारे पंथ हैं जो उसको एक सम्मिलित रूप से एक परिचय या पहचान देते हैं। इस्लाम में भी ये बात दिखाई पड़ती है, कोई एक धर्म, या जैसे हम देखते हैं कि हाँ, अगर हम भारतीय इस्लाम की और मिडिल ईस्ट से कंपेयर करें तो आपको अलग दिखेगा वो। यहाँ पर बहुत सारे उसमें छोटे छोटे पंथ और संप्रदाय दिखाई पड़ते हैं। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि जाति के समानांतर पंथ की क्या विशेषता है। इसमें वही बात कही गई है कि जो जाति सामाजिक स्तरीकरण की प्रणाली है, उसके समानांतर क्या चीजें हैं। जाति क्या कर रही, वही पहचान दे रही है, मानदंड, मूल्य इत्यादि बताती है। तीनों बातें, सामाजिक पहचान देना, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, और सामाजिक मानदंड या नियंत्रण को सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे बताएंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको मजहबी सिख और रामदसिया सिख का बताया गया। आपके अपने एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही एग्जाम्पल दिमाग में आए, लेकिन आपको कोई एग्जाम्पल देना चाहिए जहां पर आप देखें कि किसी एक धर्म के अंदर ही अलग अलग पंथ कार्य कर रहे हैं। तो हाँ बताएंगे जो काम जो है जाति बनाम पंथ कैसे हुआ।
जैसे मान लीजिए एक उदाहरण से मैं बात करूं कि सिखिज्म में ही यहाँ पे जो आपके सामने दिया हुआ है, तो ये सिखिज्म में देख लें, या हम बात करें क्रिश्चियंस में, आपको शायद और ज्यादा बेहतर स्पष्ट होगा वो बात। जैसे अगर हम क्रिश्चियंस में बात करें तो जितने दलित क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए, क्रिश्चियंस में आप देखते हो कि वहां पर भी एक कास्ट है, तो जितने दलित क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए उनका अपना एक पंथ बन गया क्रिश्चियनिटी में, वो अपने एक पंथ के रूप में जाने जाते हैं। या जितने ब्राह्मण क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए उनका अपना एक पंथ बना हुआ है, सीरियन क्रिश्चियन, सीरियन कैथोलिक जिनको आप बोलते हो। तो इस तरीके से यहां पर अगर आप देखो तो जितने हिंदू दलित जो है जो सिखिज्म की तरफ गए, आप देखते हो कि वहां पर अंतर दिखाई पड़ता है मजहबी सिख और रामदसिया सिख में। तो इस तरीके से चाहे क्रिश्चियन हो चाहे सिख हो, इवन इस्लाम में भी आपको दिख जाएगा कि जो अतरफ अजरल्स की हम बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो जाति व्यवस्था है, एक जाति व्यवस्था के बनाम पंथ में वो कहीं ना कहीं घटक दिखाई पड़ा। तो कैसे किस जाति से आप हैं, किस पंथ की तरफ जाते हैं, वो एक उसमें एक निरंतरता दिखाई पड़ती है। यही काम क्षेत्र में भी अगर आप देखें तो क्षेत्र के समानांतर अगर आप देखें तो जो असमानता की वजह से, चाहे सूफी आंदोलन की बात करें या जैसे अगर आज के समय में हम बात करें, तो आप देखें कि क्षेत्र के आधार पर, अलग अलग क्षेत्र के आधार पर अलग अलग पंथ विकसित हुए हैं। अलग अलग पंथ जो है क्षेत्रों के आधार पर विकसित हुए हैं, जहां पर जैसे दक्षिण भारत में आप देखते हो कि जो वैसे नाम जो भी आपके नाम में आपके दिमाग में आए, चाहे अमृता मय्यम्मा की आप बात कर लीजिए, चाहे आप बात करें वहां पर तमाम ऐसे बहुत सारे नाम हैं, तो ये सब जो है क्या है, एक क्षेत्र आधारित पंथ की तरफ आगे बढ़े हैं। तो क्षेत्र के समानांतर पंथ दिखाई पड़ता है, जहां पर कौन कौन द्रविड़ क्षेत्र से आते हैं, उस आधार पर एक पंथ बन गया। जाति के आधार पर पंथ बनता दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो धर्म के समानांतर भी पंथ दिखाई पड़ते हैं कि हाँ कैसे जो है तमाम शायद जो शिव को मानने वाले हैं, जो विष्णु को मानने वाले हैं, इस तरह से जो पंथों का निर्माण हुआ है। अब फिर मैं कहूँगा कि इसमें आंसर बहुत सारे हो सकते थे। सवाल शायद ये महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कौन सा एग्जाम्पल दिया है, सवाल ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इसके घटक को समझ पाए कि नहीं, कि जाति और पंथ में क्या वो कैसे एक दूसरे के समानांतर हो जाते हैं। तो एक जाति व्यवस्था जो है वो जो कहीं ना कहीं एक पहचान देती थी कि आप जो है कौन से सामाजिक पहचान आपकी क्या है, सामाजिक नियंत्रण क्या है, और आपको सामाजिक सुरक्षा देती थी, वही काम पंथ कर रहा है जातियों के समानांतर चलते हुए, कि कुछ एक जातियां यहां से निकलकर अलग पंथ में जा रही हैं, यही अलग अलग जातियां अलग अलग पंथ बना रही हैं। यही हाल क्षेत्र में दिखाई पड़ता है कि अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग पंथों का निर्माण कर रहे हैं। यही हाल धर्म में दिखाई पड़ता है कि अलग अलग धर्मों में भी अलग अलग तरह से पंथों का निर्माण हो रहा है। ये क्वेश्चन का मुख्य मर्म है। बाकी उदाहरण आपके अपने हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उदाहरण होंगे। जैसे मैंने आपको सामने ही यहाँ पे वो उदाहरण नहीं था जो यहाँ लिखा हुआ, मैंने खुद अतिरिक्त उदाहरण देने की कोशिश की ताकि आप समझ पाए कि हर एक विद्यार्थी का अपना उदाहरण हो सकता है। फिर वही बात कि आपके पास ऐसे क्वेश्चन में 10-12 मिनट होंगे, तो आपको क्वेश्चन के घटक कम से कम जाति व्यवस्था क्या है वो बताएं, धर्म क्या है वो बताएं, धर्म का प्रमुख कार्य क्या है उसको संदर्भित करें, पंथ की परिभाषा दें, तो भी आपने क्वेश्चन का लगभग आधा हिस्सा तो कंप्लीट कर लिया। फिर आप उसके बाद में बात करेंगे कि हाँ इनका एक दूसरे के सापेक्ष में क्या स्थिति बन रही है। एक क्वेश्चन यहां पर था, ये तो खैर बहुत प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है इस पे, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, तो इसको तो मैं आसान क्वेश्चन कहूंगा कि टॉलरेंस, एसिमिलेशन, प्लुरलिज्म, सहिष्णुता, सम्मिलन, बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं। ये काफी चर्चित डिबेट है। इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म, भारत को जो धर्मनिरपेक्षता है वो पाश्चात्य से अलग है। ये तो आप कई बार क्वेश्चंस भी देख चुके हैं, आप इनसे परिचित भी हैं कि भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है वो सभी धर्मों को स्वीकार करता है, सभी धर्मों को स्वीकार करता है। तो आप यहाँ पे पहले तो सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता को बताओगे कि धर्मनिरपेक्षता होता क्या है। धर्मनिरपेक्षता के बारे में सब आप जानते हो कि जब धर्म और राजनीति
एक दूसरे से दूर होते जाए। तो जब धर्म का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में कम हो, जब धर्म जो है व्यक्तिगत जो है किसी व्यक्ति की का व्यक्तिगत संदर्भ बन जाए, तो आप कहते हो कि धर्मनिरपेक्षता की तरफ बढ़ रहे हो। तो हम सब जानते हैं, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है कि भारत का जो धर्मनिरपेक्षता वो पाश्चात्य देशों से अलग है। इसमें अलग अलग तरीके से सवाल पहले भी पूछे जा चुके हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता के विवाद किस तरह से पाश्चात्य देशों से अलग हैं, या कैसे भारत का धर्मनिरपेक्षता पाश्चात्य देशों से अलग हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। तो यहां पर हम सब जानते हैं कि हमारे धर्मनिरपेक्षता के कुछ घटक हैं। एक तो सबसे बड़ा घटक सहिष्णुता का है। जब आप सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता पे आओगे, इसको नाम दिया गया है सकारात्मक एवं नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के अस्तित्व को स्वीकार करती है, उनको संरक्षण प्रदान करती है, परंतु उनमें से किसी से भी प्रेरित नहीं होती। तो जब राज्य व्यवस्था सभी धर्मों को स्वीकार करे, उनको संरक्षण दे, उनके अस्तित्व को स्वीकारे, पर उनमें से किसी से प्रेरित ना हो, तब आप कहते हो सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। वही नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता वो होती है जहां पर राज्य व्यवस्था जो है वो धर्म के प्रति तटस्थ होती है, धर्म किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत संदर्भ माना जाता है, तब आप उसको बोलते हो नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। तो इस तरह सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता और नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की परिभाषाएं आती हैं। ये चर्चित परिभाषा है, हम सभी जानते हैं इसके बारे में। अब सवाल भारत की अगर हम बात करें, तो भारत में धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक है। अगर आप देखें आर्टिकल 25 को बात करें, यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में आर्टिकल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता था, इसलिए मैंने शुरुआत में आपको बताया कि आप आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हो, आप किसी नीति इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक देखें मूल अधिकारों में, तो स्पष्ट रूप से सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की बात दिखाई पड़ती है, जहां सभी धर्मों को के संरक्षण की बात कही है, सभी व्यक्तियों को धर्म को चयनित करने का अधिकार है, इत्यादि इत्यादि। अब जरा शब्दों को देखिए, टॉलरेंस, एसिमिलेशन और प्लूरलिज्म। यहां पर एक डिबेट और भी है धर्मनिरपेक्षता को लेकर, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है वो डिबेट, कि धर्मनिरपेक्षता भी दो प्रकार की हो सकती है। एक जिसमें मैं मानूं कि आपका धर्म आपका धर्म, मेरा धर्म, और हम एक दूसरे के प्रति आवश्यक सम्मान रखें। एक वो कि जहां हम दोनों मिलकर कुछ नया बनाएं, हम दोनों मिलकर कुछ नया बना रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपसे सीख रहा हूं, थोड़ा आप मुझसे सीख रहे हैं, और दोनों धर्म मिलकर कुछ नया बना रहे हैं। इसको आप बोलते हो एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का आशय होता है जब हम एक दूसरे से सीख रहे हो। बल्कि नेहरू जी ने भी अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बड़ा अच्छा शब्द लिखा है कि भारत में धर्मों के बीच में बड़ी अजीब बात थी कि हम दोनों भले एक दूसरे का विरोध करते रहे, पर एक दूसरे से सीख रहे थे और एक दूसरे में मिल भी रहे थे। तो आप देखें कि चाहे हम अलग अलग धर्मों के भले न हो, लेकिन हम सब एक दूसरे से सीखे हैं, एक दूसरे के धर्मों में, एक दूसरे के रीति रिवाजों में, एक दूसरे के तीज त्योहारों में हम कहीं ना कहीं हिस्सेदारी निभाते आए हैं। वो एसिमिलेशन है। टॉलरेंस का मतलब हम एक दूसरे के धर्म को स्वीकार करते हैं, सम्मान करते हैं। आपका धर्म है, मेरा धर्म है, हम दोनों को इस बात का सम्मान करें। एसिमिलेशन का मतलब यह है कि हम जब परस्पर एक दूसरे से घुल मिल रहे हो, सीख रहे हो, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बन रहा हो जहां पर एक धर्म में दूसरे धर्म के तत्व भी दिखाई पड़ते हो। और तीसरा, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया उदाहरण है कि हमारे तमाम जो मंदिर हैं, अगर आप देखें तो उसमें जो स्थापत्य कला है वो आपको कहीं ना कहीं मुगल कालीन दिखाई पड़ती है। इस्लाम में भी अगर आप देखें उनकी पूजा की पद्धति वो काफी हद तक जो है प्रेरित दिखाई पड़ती है हिंदुइज्म से। ऐसे तमाम, क्रिश्चियनिटी में आप देखें, आप सिखिज्म में देखें, तो हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। वो बहुत, उसको आप बोलोगे कि हम क्या है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं सम्मिलन या समांगीकरण की तरफ चल रहे हैं। और एक बहुलवाद भी है। बहुलवाद का मतलब ये कि जहां हम सह अस्तित्व को स्वीकारते हैं, कि हम सब मिलकर एक बना रहे हैं। तो जो आप जब बोलते हो ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये क्या है, ये बहुलवाद है, जहां पर हम मान रहे हैं कि हम सब एक जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है बहुलवाद को समझने का, कि हम चारों का अस्तित्व भी स्वीकार कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम सब भाई भाई हैं। तो ये बहुलवाद हुआ। तो कितना अच्छा सवाल है। अगर आप देखें, ये सवाल मेरे ख्याल से हर संवेदनशील विद्यार्थी को, जिसको विषय की थोड़ी बहुत भी समझ है, उसके लिए बहुत सहज लगेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी लगभग इसी ही टोन के साथ लिखा भी है।
इसलिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे विषयों में आपको एनसीईआरटी सहयोग करती है निसंदेह। आप जब भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, भारतीय सेकुलरिज्म के तीनों घटक हैं। अब इसमें कुछ विद्यार्थी इसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि कैसे पहले हमने टॉलरेंस की बात की शुरुआत में। अगर हम दीन इलाही की बात करें तो टॉलरेंस की बात करता है दीन इलाही, कि हम सभी को स्वीकार करते हैं। दीन इलाही क्या था? एक तरह से टॉलरेंस की बात करता था। या फिर हम देखें तो आगे चलकर जब हम भारत स्वतंत्रता संग्राम में बात करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो है बहुलवाद की बात आती है, कहीं ना कहीं वहाँ हम परस्पर एक सम्मिलन की बात भी करते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें स्वतंत्रता पश्चात तो सम्मिलन वाले घटक भी दिखाई पड़ते हैं। एक तो ये दृष्टिकोण भी हो सकता है, कुछ लोगों ने ऐसे लिखा हो, तो मुझे लगता है वो भी, क्योंकि सवाल ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि जो है कि आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पता है कि नहीं। सवाल ये जानना चाहता है कि कहीं ना कहीं जो निर्माण है भारत के, भारत की अपनी धर्म, ये भारत का यूनिक कंसेप्ट है और पूरे विश्व में इस बात को स्वीकारा जाता है कि भारत ने जिस तरीके से धर्मनिरपेक्षता को व्यवस्थित किया है वो अपने आप में अनपैरेलल था। थोड़ा इसका हिंट यूएसए में दिखाई पड़ता है। जो यूएसए की धर्मनिरपेक्षता है वो भी लगभग इसी श्रेणी में दिखाई पड़ती है। इसलिए बहुत बार कहा गया कि सामाजिक स्तर पर यूएसए और भारतीय समाज काफी मिलते जुलते दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग जो राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण रखते होंगे उन्होंने शायद इसको इस दिशा से देखा हो कि कैसे विभिन्न प्रकार के धर्म एक साथ आकर भी सहिष्णुता दिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत फेमस एक सिद्धांत है क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन हटिंगटन का राजनीति विज्ञान में, जो कहता है कि जब भी अलग अलग धार्मिक समूह के लोग आपस में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक युद्ध की स्थिति क्रिएट करता है। उसमें क्लासेस होते हैं संस्कृतियों में। तो अब अलग अलग लोग अलग अलग उदाहरण दे सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये शब्द समझ में आते हैं कि नहीं। तो आप पहले तो आप बताएंगे कि भारतीय सेकुलरिज्म क्या है। मेरे ख्याल से इसमें आर्टिकल्स वगैरह दिए जाने चाहिए थे, उससे इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म को कहना थोड़ा आसान हो जाएगा कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो परिभाषित कहाँ होती है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें 25 से 30 तक उसकी स्पष्ट परिभाषा दी गई है। तो आप तो पहले वो बताएं, फिर आप बताएं एक एक पैराग्राफ में कि कैसे टॉलरेंस ने उसका हिस्सा बनाया। टॉलरेंस का मतलब जहां हम अन्य अलग धर्मों के लोग एक दूसरे के धर्मों के प्रति परस्पर जो है सम्मान का भाव रखते हैं। फिर सम्मेलन की बात बताएं जहां वो एक दूसरे से सीखते हुए कुछ नया निर्माण करते हैं। और फिर तीसरे पैराग्राफ में बताएं कि कैसे जो है बहुलवाद जहां पर वो एक साथ होते हुए भी सहअस्तित्व को स्वीकारते हैं। और फिर आप उसका जो है एक एक पैराग्राफ में उदाहरण देते चलें कि कैसे जो है भारत के जो भारत का ये जो कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का, उसमें ये सारे घटक जुड़ते दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बताएं टॉलरेंस क्या, एसिमिलेशन क्या, प्लुरलिज्म क्या, तो पहला आप परिभाषा दें। यही बात यहाँ पे बताई गई है कि पहले तो आप बताएं कि धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा होती क्या है और कैसे पश्चिम से अलग है। दूसरा आप बताएं कि कैसे सहिष्णुता, सम्मिलन और बहुलता उसके प्रमुख तत्व हैं। तो हम बताएंगे कि हम कैसे सर्वधर्म समभाव पर स्थित है हम, और ये आज से नहीं है, ये आदि से है। आप जानते हो कि आप बहुत पहले से कहते आए हो कि उदार चरिता नाम सुबह सुधा कुटुंबकम, इस तरह की बातें भी आप शुरुआत से ही कहते आए हैं कि सर्वधर्म समभाव, सभी का सहअस्तित्व। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दृष्टिकोण प्राचीन मध्यकालीन भारतीय शासकों के बारे में बताया गया है, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कहा गया है कौन सा, और भारत राज्य का अपना कोई जो है आप अपने प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष होने की बात करते हो। मेरा हमेशा आपको सलाह ये रहेगा, विशेषकर जो आगे आने वाले वर्षों में इम्तिहान लिखेंगे, कि जब भी धर्मनिरपेक्ष पर सवाल रखिएगा तो संवैधानिक पक्ष को जरूर ध्यान रखिएगा आप, उससे आपकी बात को थोड़ा और प्रासंगिकता बनती है। सबसे बेहतर है कि आप 25 से 30 तक का जो आपका संविधान के प्रारूप है और प्रियम्बल जो है उसको आप संज्ञानित करें, और उसकी लाइट में अगर आप बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस सवाल को अगर किसी विद्यार्थी ने उस तरह भी सोचा हो, कैसे अगर आप ध्यान से देखें तो जो है मूलाधिकारों में ये सब बातें कही गई हैं कि कैसे टॉलरेंस होना चाहिए, कैसे जो है कहीं ना कहीं बहुलवाद होना चाहिए। तो जब आप 29-30 की बात करते हो तो बहुलवाद को स्वीकार कर रहा है कि नहीं, कि हम सभी को संवर्धन देंगे, सभी अपने संस्थान को बढ़ोतरी कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि।
तो ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि उस एग्जामिनेशन हॉल में शायद इतने तरीके से सोच पाना संभव नहीं होता है। तो आपको चाहिए ये कि जो आधिकारिक परिभाषाएं वो तो बताएं पहले, धर्मनिरपेक्षता भारत की क्या है, पाश्चात्य से कैसे अलग है, थोड़ा बताएं कि उसमें कैसे जो है टॉलरेंस का घटक है, कैसे सम्मिलन का घटक है, और कैसे जो है सम्मिलन को मेल्टिंग पॉट भी कहा जाता है कि मेल्टिंग पॉट का घटक क्या, और फिर अंततः आप बताएंगे कि कैसे उसमें बहुलवाद का घटक है। तो कैसे पर हम सह अस्तित्व की बात करते हैं, अगर देखिए बहुलवाद में दिखाई पड़ता है, कला स्थापित्य सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जहां पर हम देखते हैं कि सभी धर्मों का उस एक मिला जुला स्वरूप दिखाई पड़ता है। बहुलवाद भारत के स्थापित्य में सबसे बेहतर दिखाई पड़ता है, आर्किटेक्चर में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है इसमें इसके अलावा कहीं ना कहीं भाषाई क्षेत्र में अगर हम देखें यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा कोशिश की है, 29-30 की बात की है, जो 29-30 अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है बहुलवाद का, इसमें कहीं कोई दो मत ही नहीं है कि आपको कुछ ना समझ में आए धर्मनिरपेक्षता में तो दो बातें आप ध्यान में रखें, वहां से आपको एक लाइन मिल जाएगी सोचने की। एक तो 29-30 आपके संविधान का, और प्रियम्बल जो भारत के धर्मनिरपेक्षता को बड़ा स्पष्ट रूप से, और अगर कभी समय मिले तो आजकल तो गूगल पर उपलब्ध है वो, कि भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर जिसको बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने भी एक बड़ा अच्छा इस पे आर्टिकल लिखा था, इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म पर। वो शब्द जब मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा हंसी भी आई कि शायद जो भी क्वेश्चन बनाने वाले हैं उन्होंने शायद उस आर्टिकल से शब्द लिया होगा, या ये महासंयोग भी हो सकता है। इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म की बात उन्होंने बहुत अच्छे से कही है कि, और वो संवैधानिक दृष्टिकोण से कही है कि भारत का जो सेकुलरिज्म है वो संवैधानिक दृष्टिकोण से कैसे देखा जाना चाहिए। अगला सवाल जो हर वर्ष आ रहा है, कुछ न कुछ जुड़ा हुआ, उसकी भी बात भी करते हैं। ये सवाल है, अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नई तकनीकी के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करिए। भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन पर सवाल हर साल बनना भी चाहिए, क्योंकि एक यूपीएससी में एक तो टॉपिक पूरा दिया है कि भूमंडलीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव, और सामान्यतः भी ग्लोबलाइजेशन हम सबको बदल रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं। अगर आप मुझसे पूछें दो बड़ी घटनाएं जिसने विश्व में सभी को बदला है, तो मैं कहूंगा पहला औद्योगिक क्रांति, और दूसरा अब वैश्वीकरण। वैश्वीकरण और नई तकनीकी पर चर्चाएं बहुत हो रही हैं। फिर मैं कहूंगा एक चीज यहां पर कि चूंकि मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था इसलिए मुझे ध्यान आ रहा है कि बाकायदा योजना में इस पर एक आर्टिकल भी आया था एक बार, कि किस तरीके से नई तकनीकी वैश्वीकरण के दौर में भारतीय समाज को प्रभावित कर रही हैं। योजना ने इस पर एक आर्टिकल लिखा था, मंथ मुझे याद नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये आर्टिकल शायद या तो जनवरी फरवरी के आसपास रहा होगा, मतलब शुरुआती 5-6 महीने 2022 के, वहां पर ये आर्टिकल था जहां पर बाकायदा जो है भूमंडलीकरण की बात कही गई थी कि भूमंडलीकरण किस प्रकार से नई तकनीकी। अब देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने कि अपर्याप्त संसाधन है, निसंदेह आप जानते हो कि जब संसाधन अपर्याप्त हो तब तकनीकी का महत्व बढ़ जाता है। तकनीकी है क्या, तकनीकी का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग करना ताकि हम उससे अधिकतम लाभान्वित हो पाए, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ताकि हम उपलब्ध स्रोतों का अधिकतम उपयोग कर सकें। बहुत सारे घटकों में, एनर्जी के बारे में आप देखिए, इस सवाल को कई लोग कई तरीके से सोच सकते हैं। जैसे मैंने जब इस सवाल को उस दिन जब एग्जाम हुआ उसके बाद पढ़ा था, जब पेपर उपलब्ध हुआ विद्यार्थियों ने शेयर किया, तो जो मुझे दिमाग में सबसे पहले है वो एनर्जी पॉवर्टी का कंसेप्ट आया। ये बहुत ईमानदारी से कहूँ कि कहीं ये तकनीकी का एनर्जी से संबंधित जो वो तो नहीं पूछ रहा, लेकिन फिर वो एक नैरो सोच हो जाएगी। सवाल सीधा सीधा ये कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज हैं, ग्लोबलाइजेशन में भारत के संदर्भ में पर्याप्त जो संसाधन हैं, जो दुनिया में निसंदेह संसाधनों की तुलनात्मक रूप से कमी है, और ये तो बहुत चर्चित एक प्रसंग है ही है, आप सभी जानते हो। जिनको नहीं पता उनके लिए शायद थोड़ा ये बात अजीब सी हो सकती है, लेकिन अगर हम समाज शास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र में विशेषकर एडम स्मिथ की जो का सिद्धांत है वो इस बात को स्टैब्लिश करता है कि पूरी दुनिया में संसाधन हमेशा अपर्याप्त थे और रहेंगे।
क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास संसाधन उपलब्ध होते जाते हैं हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। तो हमेशा ये द्वंद्व चलेगा कि आपको संसाधन अपर्याप्त रहेंगे और आपको देखना होगा कि इन साधनों का हम कैसे और बेहतर उपयोग कर पाएं। अब सवाल देखिए, पूछ रहे अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नई तकनीकी के रिश्तों को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करिए। तो आप बताएंगे पहले कि वैश्वीकरण और नई तकनीकी होता क्या है, उनके बीच में क्या संबंध है। अब इसमें हो सकता है किसी को सेमीकंडक्टर याद आ गया हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था वो कि नई तकनीकी और भूमंडलीकरण या उसके क्या क्या घटक रहे हैं, या किसी को याद आया हो कोविड वैक्सीन के बारे में, क्योंकि वो भी एक उदाहरण दिखता है कि कैसे नई तकनीकी का इस्तेमाल किया गया, इत्यादि इत्यादि। पर जब हम नई तकनीकी बोलते हैं तो यहाँ पर आपको ये बात थोड़ी पता होनी चाहिए कि न्यू टेक्नोलॉजी से आशय बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब चीज़ों को नई तकनीकी कहा जाता है। बिग डेटा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, या जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इन सब को आप बोल रहे हो कि ये क्या है, नई तकनीकी है। अब नई तकनीकी में पूरी दुनिया में जो अपर्याप्त संसाधन है, विशेषकर अगर हम बात करें मानव संसाधन के रूप में, ध्यान सुनिएगा, मानव संसाधन के संदर्भ में, श्रम बल के संदर्भ में, उसमें देखा जा रहा है कि नई तकनीकी रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब काफ़ी इस्तेमाल की जा सकती हैं, की जा रही हैं। तो वैश्वीकरण में नई तकनीकियों का इस्तेमाल विशेषकर मानव संसाधन की जो अपर्याप्तता है उसके संदर्भ में ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा प्राकृतिक स्रोतों का अधिकतम उपयोग करने में इसका उपयोग दिखाई पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे वही बताएंगे कि वैश्वीकरण और नई तकनीकियों के रिश्ते क्या हैं और उनके बीच में भारतीय संदर्भ में। तो आप यहाँ पे पहले तो आप बताएं कि नई तकनीकी, देखिए आधा सवाल तो आपका वही हो गया अगर आप भूमंडलीकरण और नई तकनीकी को समझ पाए। तो नई तकनीकी और भूमंडलीकरण में कैसे जो है रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये सारी चीज़ें बढ़ी हैं और तमाम अर्थव्यवस्थाओं में इसका जो है प्रभाव दिखाई पड़ा है। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो आप पहले जो है बताएंगे कि क्या सकारात्मक प्रभाव है इसके और क्या नकारात्मक प्रभाव है। भारतीय संदर्भ में अगर हम सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो वैश्वीकरण नई तकनीकी का सकारात्मक प्रभाव ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख रहे हो ब्लॉकचेन इस्तेमाल हो रहा है, आप देख रहे हो उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उन सब सुविधाओं में वृद्धि हुई है, अर्थव्यवस्था में प्रगति हुई है, आप उसकी बात करें। और भूमंडलीकरण का नेगेटिव ये है कि डिजिटल डिवाइड बढ़ता है। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं, जो विद्यार्थी होंगे, जो लोग यहाँ सुन रहे हैं पहली बार, उनको जो है मैं विशेषकर बताऊंगा कि अगर आप भूमंडलीकरण के बारे में सोचें तो हमेशा 3-4 चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। एक तो ये कि भूमंडलीकरण सामाजिक या संरचनात्मक स्तर पर कैसा है या क्या प्रभाव है, और दूसरा आप देखें सांस्कृतिक स्तर पर क्या प्रभाव है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। तो तकनीकियों का जो नई तकनीकी है भूमंडलीकरण के दौर पर, जैसे कि मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ब्लॉकचेन है, इसका सकारात्मक प्रभाव कैसे संरचनात्मक स्तर पर दिख रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य में जो है बढ़ोतरी हुई है। नकारात्मक क्या है, डिजिटल डिवाइड बढ़ा है। कुछ लोग जो डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर पा रहे हैं उनको ज्यादा लाभ मिल रहा है बनस्पत के उनके जो इसका उपयोग नहीं कर पा रहे, तो एक खाई बढ़ती दिखाई पड़ रही है डिजिटल के संदर्भ में। इसलिए डिजिटल डिवाइड या डिजिटल गरीबी एक नए तरीके की गरीबी के रूप में दिखाई पड़ रही है, जिसको आप डिजिटल डिवाइड बोल रहे हो। डिजिटल डिवाइड ये शब्द आपको भूमंडलीकरण में जरूर सोचना चाहिए, बहुत तेजी से बढ़ा है। अब देखिए इंटरनेट जैसी चीजें, एआई जैसी चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आप शिक्षा में कर रहे हो, शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ रही है, स्वास्थ्य में गुणवत्ता बढ़ रही है कहीं ना कहीं। पर आपको नहीं लगता कि एआई का इस्तेमाल लोगों में धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए भी हो रहा है? आप जैसे वीडियोस देखते हो वैसे वीडियोस के सजेशंस आने शुरू होते हैं और आपके फिर वो धार्मिक आपका जो ध्रुवीकरण है वो तेज हो रहा है। सांस्कृतिक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है कि नहीं? राजनीतिक एजेंडा के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जा रहा है वैश्विक स्तर पर। अगर आपको मालूम है तो अभी पीछे कुछ देश के नेताओं ने साथ मिलकर सारे नेताओं से, पूरे विश्व के नेताओं से ये अनुरोध किया है कि सोशल मीडिया का राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, ये हम सबको ध्यान रखना होगा। तो वहां पर भी इसी तकनीकी का दुरुपयोग दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? तो जब अपर्याप्त संसाधन होते हैं तो तकनीकियों का दोनों ही पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। अर्थव्यवस्थाओं को लाभ मिला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो
भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम अपर्याप्त संसाधनों की बात करें तो मानव संसाधन में तकनीकी का उपयोग भूमंडलीकरण से त्वरित हो पाया है। और हम देख पा रहे हैं कि लोग जो है जहाँ पर मानव संसाधन की कमी थी वहाँ हम जहाँ कौशल की कमी थी वहाँ हम इसका उपयोग करके कौशल को त्वरित कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। अब फिर वही बात है कि ऐसे सवाल को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है, इसलिए आपको चाहिए ये कि जब भी भूमंडलीकरण की बात करें, अब इस क्वेश्चन में पहले तो आप ये सुनिश्चित करिए, जैसे मैं आपको पहले शुरुआत में ही कह रहा था कि पेपर 1 में आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नंबर आते रहें। और चूंकि जब आप बाकी विषयों में जाएंगे वहां पर तो बहुत फैक्चुअल है, तो आपको पता है तो नहीं पता है, फिर आप वहां पर कुछ कर नहीं सकते, अगर नहीं पता तो फिर नहीं पता है। यहां पर कम से कम आपके पास एक फ्रीडम ये है कि अगर आपको नहीं भी पता है और आप क्रमबद्ध तरीके से सोचें तो आप एक लीड ला सकते हैं। तो और कुछ नहीं, कम से कम भूमंडलीकरण और नई तकनीकी तो पता है, उसके सहसंबंध तो पता है, आप पहले उसके बारे में सोचें, फिर सोचें भारत में उसमें क्या क्या, और जब भी सोचें तो दोनों सोचें, संरचनात्मक स्तर पर क्या, सांस्कृतिक स्तर पर क्या, सकारात्मक क्या, नकारात्मक क्या। तब आपका क्वेश्चन एक ऑर्गेनाइज तरीके से दिखाई पड़ेगा। इसीलिए ये तो एक मूल मंत्र है जो आपको हमेशा भूमंडलीकरण में सोचना चाहिए कि जो भी बात कही जा रही संरचनात्मक स्तर पर क्या होगा, सकारात्मक नकारात्मक, और सांस्कृतिक स्तर पर सकारात्मक नकारात्मक क्या, इन दोनों संदर्भों को आप देखें। तो अब यहां पे देखिए, यहां पर वही बात कही गई कि पहले तो आप बताएं कि क्या होता है ये जिसको आप कह रहे हो भूमंडलीकरण और नई तकनीकी। इसके बारे में, नई तकनीकी में एआई, बिग डेटा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन और ब्लॉकचेन, इन 4 चीजों को मुख्य रूप से कहा जा रहा है। कैसे लाभ पहुंच रहे हैं उसका जो है, और क्या उसके नुकसान हो सकते हैं। नुकसानों में डिजिटल डिवाइड का होना, पर्यावरण भी एक चुनौती है कहीं ना कहीं, जितना ज़्यादा हम तकनीकीगत होते जा रहे हैं। जैसे देखिए आजकल बड़ी बात हो रही है कि जितनी हम तकनीकी सेंट्रिक होते जा रहे हैं, ई वेस्ट का प्रबंधन एक बड़ा चुनौती हो रहा है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, प्लस जो है कहीं ना कहीं उसकी वजह से पर्यावरणीय कीमत बढ़ रही है। तो आप इनके संदर्भ में भी बात करें, और जो है इन सब के चलते एक बड़ी बात तो हो ही रही है जिसको आजकल हम बोल रहे हैं ना, डिजाइन ग्लोबल एंड मैन्युफैक्चर लोकल। तो उससे स्थानीय जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो भी थोड़ी तेज हो रही है और लोगों के आय के स्रोत इत्यादि बढ़ रहे हैं। अब ये सवाल जैसे मैं फिर कह रहा हूं कि ये ओपन एंडेड सवाल है, तो आपको कम से कम भूमंडलीकरण, नई तकनीक ये बताएं कि संरचनात्मक सकारात्मक प्रभाव क्या है, संरचनात्मक नकारात्मक क्या है, और सांस्कृतिक सकारात्मक, जैसे यहाँ पर सांस्कृतिक सकारात्मक नकारात्मक की बात भी हो सकती थी कि कैसे अपर्याप्त संसाधनों में जब हम एआई वगैरह का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो उसके सामाजिक दुरुपयोग की संभावना भी बन रही है, चाहे राजनीतिक कारणों से हो, धार्मिक उन्माद में हो, इत्यादि इत्यादि। तो या जो है इस तरह से जो मानसिक चुनौतियां आ रही हैं वो भी एक बड़ा घटक नई तकनीकी के दौर में दिखाई पड़ रहा है। पर जो भी है, एक चीज सब में कॉमन होनी चाहिए थी, वो ये कि वो भूमंडलीकरण और नई तकनीकी को ठीक से परिभाषित कर पाते हैं कि नहीं, वो ये कि वो समझ रहे हैं कि हाँ ये किस तरह से सकारात्मक है जब संसाधन अपर्याप्त हो, विशेषकर मानव संसाधन के संदर्भ में, और दूसरा किस तरह से नकारात्मक हो सकती है, विशेषकर अगर हम बात करें डिजिटल डिवाइड के संदर्भ में, विशेषकर अगर हम बात करें उसके दुरुपयोगों के, संभावित दुरुपयोग जिससे सामाजिक ताना बाना टूट सकता है। तो ये कुछ बातें जो है यहाँ पर आपको लिखनी होंगी। अब ऊर्जा के संदर्भ में आप लिख सकते हो, जो है लागत के संदर्भ में लिख सकते हो, पर संसाधनों की जो यहाँ पर अपर्याप्त संसाधनों की बात, मैं फिर कहूँगा ये तो एक बात हुई जो हम क्वेश्चन को, अब मैं बिल्कुल अगर एकेडमिक बोलूँ तो ये पूरा डिबेट इस समय चल रहा है रिसोर्सेज वर्सेस टेक्नोलॉजी का। तो इसलिए सवाल ऐसा दिख रहा है कि हाँ पर्याप्त संसाधनों में, अगर किसी ने ऊर्जा के बारे में सोचा तो भी ठीक, अगर किसी के दिमाग में उस समय सेमीकंडक्टर्स आ रहे थे इस क्वेश्चन को करते समय तो भी ठीक, अगर किसी के दिमाग में अभी हाल ही में मानव संसाधन को लेकर यूरोपीय देशों की जो चिंता है वो भी ठीक, किसी के दिमाग में यूक्रेन वॉर के बाद नई तकनीकों का यूरोप में पड़ता प्रभाव वो भी ठीक। उदाहरण यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप उस दिशा में सोच पाए या नहीं सोच पाए। तो ये था। मैं फिर कहूंगा कि ये क्वेश्चन और कुछ हद तक
टायर 2 और न्यू मिडिल क्लास का क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन की श्रेणी में रखूंगा। यहाँ पे मैं फिर कहूँगा बोलना बहुत आसान है, लेकिन एग्जामिनेशन परिषद में शायद ये दो ऐसे क्वेश्चन रहे होंगे जहाँ पर थोड़ा आपने महसूस किया होगा कि हाँ थोड़ा क्या ताना बाना हो, कैसे लिखा जाए, वो थोड़ा मुश्किल दिखता है। जाहिर सी बात है, ट्राइब्स का क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। वर्क फ्रॉम होम, आपके निजी अनुभव भी वहाँ पर काम आ रहे थे, इसमें कहीं दो मत नहीं किया। हाँ, और जहाँ तक बात धर्मनिरपेक्षता वाला सवाल, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, वो सवाल तो आपका ठीक होना ही चाहिए था, उसमें कहीं दो मत नहीं है कि वो बिल्कुल सीधा सीधा सपाट सवाल था कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में आप क्या सोचते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये कुछ बातें रहीं। आई होप मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य को समझा पाया, बता पाया। मेरा पूरा जो दृष्टिकोण था, मेरा जो पूरा फोकस था, वो इस बात पर बिल्कुल नहीं था कि मैं यहाँ पर आपको आऊँ और एकेडमिक रूप से बहुत सारे व्याख्यान दे दूँ कि हाँ ऐसी ऐसी बातें हैं। मेरा पूरा फोकस इस बात पर था कि वो जो व्यवहारिक चुनौतियां आ सकती हैं ऐसे क्वेश्चंस के संदर्भ में एग्जामिनेशन हॉल में, उसको ज़्यादा अटेंड करूं, ये बताते हुए कि क्वेश्चन क्या था, क्या लिखा जाना चाहिए था, इसका कंटेंट क्या था। तो इसी के साथ मैं इसको वाइंड अप करूंगा। अगली सर जो है वो बात करेंगे अन्य क्वेश्चंस के बारे में, एंड आई होप कि आप इस परिचर्चा से लाभान्वित हुए। धन्यवाद।